जहाँ पे लेक्चर से रीडर के लिए ट्रेनिंग की जाती है, मैं आजकल उसका भी निर्देशन हर सब्जेक्ट के लोग यूजीसी की वो स्कीम है जिसमें ट्रेनिंग देते हैं जो लेक्चर से रीडर के लिए। अभी आप लोगों से जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, आप लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीलिम्स दे रहे होंगे, मेंस दे रहे होंगे, बहुत से लोग साक्षात्कार के लिए भी जाने वाले होंगे। हर चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग तरीके का विषय होता है, अलग अलग तरीके की रणनीति होती है कि किस तरीके से हम तैयारी करें। एक चीज़ मैं हमेशा ये बोला करता हूँ कि अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है, दूसरा कोई मरे और दूसरा कोई स्वर्ग में जाए ये नहीं हो सकता है। मरना क्या होता है? मरना मतलब मेहनत होती है। तो ये तो निश्चित रूप से जान लीजिए, वो बात अलग की है कि 2% लोग 5% लोग बहुत भाग्यशाली हों जो कम मेहनत करें, उसके बाद भी उनको मुकाम हासिल हो जाए। क्योंकि भाग्य जो है वो हमें दिख नहीं रहा है कि भाग्य हमारे साथ 5% है कि भाग्य हमारे साथ 95% है, ये हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन कर्म हमें हमारा दिख रहा है। इसका मतलब कि हमें कर्म इतना ज़्यादा करना है कि भाग्य का प्रतिशत न्यूनतम भी रहे तो भी कहीं पे भी सफलता हमारे हाथों से फिसलने न पाए। और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, ये भी 100% श्योर है कि सफलता पाने के लिए कर्म और भाग्य दोनों का मिश्रण 100% होना चाहिए। लेकिन जब भाग्य हमको दिख ही नहीं रहा है कि भाग्य हमारे साथ कितना है, भाग्य ये भी हो सकता है कि भाग्य 95% हो, ये भी हो सकता है कि भाग्य 5% हो, भाग्य भी सभी के साथ है। आप मानव जीवन में जन्म लिए हुए हैं, इसका मतलब भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, इसका मतलब भाग्य आपका साथ दे रहा है। सफलता असफलता तो दूसरी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके माप, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित ही नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाग्य उनका भी नहीं साथ दे रहा है, भाग्य उनका भी साथ दे रहा है, क्योंकि मानव जीवन में तो वो पैदा नहीं, तो भाग्य तो साथ दे ही रहा है। बस आपको पता यही नहीं है कि भाग्य कितने प्रतिशत आपका साथ दे रहा है, और वो पता चल भी नहीं सकता है, कभी भी नहीं चल सकता है। इसलिए मैं सदैव ये अपने छात्रों को निवेदन करता हूँ, उनको ये राय देता हूँ कि आप मेहनत इतनी ज़्यादा कीजिए कि 95% से ज़्यादा, आप 90% से ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, ताकि भाग्य जो इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है, वो कम हो या ज़्यादा हो, आपकी सफलता निश्चित रूप से आपके साथ। तो इसलिए एक चीज़ ये है कि मेहनत तो करनी ही करनी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं। बहुत तरीके से कभी हम बोलते हैं कि ये विषय बहुत अच्छा है, इस विषय से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है, लेकिन सिलेक्शन तो हम कह रहे हैं कम ही से, लेकिन सारे विषयों से होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विषय से कभी कोई सिलेक्शन ही नहीं होता है। सारे विषयों से छात्र चयनित होते हैं। इसका मतलब विषय तो सारे अच्छे हैं, क्योंकि सबसे चयन होता है। हमको सदैव उस विषय का चयन करना चाहिए जिस विषय में कि हमारी रुचि भी हो, और जिस विषय में कि हमारा ज्ञान अच्छा हो, जिस विषय को समझने की जानकारी हमारी अच्छी हो, मूलभूत चीज़ें हमें पता हो, वो विषय हमें चयनित करना चाहिए। हालांकि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। मैं सदैव विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन मैंने सोशियोलॉजी से भी प्रीलिम्स IAS का निकाला हुआ है, जबकि सोशियोलॉजी में मुझे ABCD भी नहीं पता थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, फिर उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि वो कोई भी काम जिसको कोई कर सकता है, उस काम को हम भी कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। जब हम साक्षात्कार के लिए जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की बहुत सी चीज़ें हम लोगों को, आप लोगों को पता है। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप खुद भी अपना एक क्राइटेरिया बनाते जाते हैं कि इस क्राइटेरिया से हमें बातें अच्छी समझ में आ रही हैं, इस क्राइटेरिया से हमें बातें कम समझ में आ रही हैं, इस क्राइटेरिया से हमें बहुत कम समय में समझ में आ जा रही हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, हम अपना आकलन खुद करते जाते हैं, और उस आकलन के अनुसार हम अपनी पद्धति निकालते जाते हैं कि कौन सी पद्धति हमें बड़ी अच्छी है, कौन सी टेक्निक अच्छी है, किस टेक्निक के सहारे हम
इस विषय का ज्ञान अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी भी पुस्तकें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और उस पुस्तकों के सहारे आप बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिस पुस्तकों का कि बहुत कम लोगों ने रेफरेंस दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कम लोग किसी पुस्तक का रेफरेंस देते हैं, लेकिन उस पुस्तक से हमको बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, बहुत अच्छी जानकारी बहुत सहज भाषा में प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है, जो ज्ञान का अर्जन है, वो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कला होती है। ये मैं सदैव बोलता हूं कि, और आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि एक ही चाय की पत्ती, चीनी और दूध देके अगर 10 लोगों को चाय दी जाए बनाने के लिए, तो एक ही चाय की पत्ती, चीनी और दूध पे 10 लोगों के चाय में 10 तरीके का टेस्ट आएगा। सही बोल रहा हूं मैं? और किसी दो में एक तरीके का टेस्ट नहीं आएगा। क्यों टेस्ट अलग हो गया? किसी ने चाय की पत्ती पहले डाली, किसी ने ज्यादा खोलने के बाद डाली, किसी ने कम खोलने के बाद डाली, किसी ने दूध पहले डाला, किसी ने दूध कम डाला, किसी ने दूध ज्यादा डाला, किसी ने ज्यादा देर तक खोलाया, किसी ने कम देर तक खोलाया, किसी ने चीनी पहले डाली, किसी ने चीनी बाद में डाली। उससे ही टेस्ट में अंतर आ गया। इसका मतलब कि कोई भी दो चीज इक्वल से नहीं है। अरबों लोग इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, इवन देन वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पीपल वेरी इजिली। और एंथ्रोपोलॉजी में जो एनालिसिस की जाती है, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, ऐसा भी नहीं है कि आप आंख कान नाप रहे हैं, आप बस देखते ही आंख बोलते कि नहीं नहीं ये तो ये है, ये है, ये है। कभी आपने ये नहीं किया कि कोई चीज नापी हो कि देखें, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये एक्स है, कि ये वाई है, कि ये जेड है। इसका मतलब आंख जो है ये अपनी तरीके से हर चीजों को आइडेंटिफाई करने की कला जानती है। और सिर्फ जानती नहीं है, आंख उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद से उसको स्टोर भी करती है ब्रेन में, ताकि वो 5 साल बाद भी वो व्यक्ति मिलता है, 10 साल बाद भी मिलता है, तो ये आंख तुरंत पहचान लेती है। फिर दिमाग से जितने उसमें फोल्डर और फाइलें पड़ी हुई, पूछता है कि नाम क्या है, कहाँ मिले थे, कब हम लोग की मुलाकात हुई थी, कहाँ साथ थे। इसका मतलब आंख ये काम कर रही है और बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया आंख के पास है। हाथ भी हमारा ये काम कर रहा है। ये मैं सिर्फ पढ़ने लिखने से संबंधित चीजें बता रहा हूं। हाथ भी हमारा ये काम कर रहा है। बहुत सी चीजें ये सिर्फ हाथ ही लिख देता है, जो कि हो सकता है कि आंख और दिमाग ना कर पाए और मुंह भी ना कर पाए। बहुत से लोगों को देखिएगा, आप स्पेलिंग बोलते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या है, तो सोचते हैं, फिर बोलते हैं यार पेन दो, और वो लिख देते हैं। अभी आप किसी से कहिए कि किम कर्तव्य विमूढ़ कैसे, कहाँ छोटी होगी, कहाँ बड़ी होगी, कहाँ छोटा हो, कहाँ बड़ा हो, तो हो सकता है कि ना बता पाए कि कर्तव्य गुण, लेकिन वो लिख देगा। तो हाथ एक काम कर रहा है, तो उसको भी सारी चीजें पता है, इसका भी हाथ भी सेट है सब चीजें लिखने के लिए। कान भी सेट है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने न पढ़ी हैं, ना आपने लिखी हैं, आपने कानों से सुनी है और वो चीजें याद हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, क्लास में जब हम किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं और जब वहाँ पे सुबह सुबह प्रेयर होती है, तो उस प्रेयर को किसी ने याद नहीं किया है। उस प्रेयर को हो सकता है कि हमने कहीं पढ़ा भी ना हो, उस प्रेयर को ये भी हो सकता है कि हमने कहीं लिखा भी ना हो, लेकिन वो प्रेयर मुझे याद है, क्योंकि उस प्रेयर को हम लोगों ने इतनी बार सुना है कि वो सुनते सुनते याद है। इसका मतलब कि किसी भी चीज के ज्ञान को अर्जित करने के विभिन्न तरीके हैं। एक प्लेटफॉर्म हाथ है, एक सोर्स हाथ है, एक तकनीकी हाथ है, तो एक आंख है, तो एक कान है। ये सारी चीजें देखती हैं, सुनती हैं और लिखती हैं, और तब वो चीजें पर अगर कोई भी चीज हमारे पास लिखने में भी पूर्णता में है, आंख से देखने में भी पूर्णता में है, और कान से सुनने में भी पूर्णता में है, तब जाके वह चीज हमारे दिमाग के अस्थायी मेमोरी में जाके प्रिजर्व हो जाती है। और अस्थायी मेमोरी में जब वो प्रिजर्व हो गई, तो वो कभी भी हमारे दिलों और दिमाग से विलुप्त नहीं हो सकती है। जैसे ABCD, कैट की स्पेलिंग, एप्पल की स्पेलिंग आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखों में भी एप्पल लिखने की स्टाइल बैठी हुई है, हाथों से भी लिखा है, कानों से भी सुना है, और ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग के अस्थाई मेमोरी में बैठ गई हैं। अब वो हमारे दिमाग से कभी भी विलुप्त नहीं हो सकती।
अगर कोई चीज एक तरीके से अस्थाई मेमोरी में बैठी हुई है, चाहे वो लिखने से, चाहे वो सुनने से, चाहे वो आंख के देखने से, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वह धूमिल हो जाए। लेकिन अगर तीनों तरीके से दिमाग में बैठी हुई है तो वो चीज कभी धूमिल हो नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि हम अपने अध्ययन और अध्यापन के लिए जो भी टेक्निक अपनाएं, इन तीनों तरीके के चीजों का पालन करते हुए हमको अपने उस चीज को अस्थाई मेमोरी में बैठा देना है। हमें हाथ से भी लिख के प्रैक्टिस करनी है, हमें आंखों से देख के उस पुस्तक को पढ़ना भी है, और कभी कभी हमें उस पुस्तक को कानों से सुनना भी है। और अगर हमने इन तीनों तरीकों को अपनाया है कि कान से सुन के भी अपने दिमाग में बैठाया है, आंखों से देख के और पढ़ के भी दिमाग में बैठाया है, और हाथ से लिख के भी दिमाग में बैठाया है, तो वह कोई भी अध्ययन अध्यापन की चीज हमारे अस्थाई मेमोरी में बैठ जाएगी और कभी भी वह विलुप्त नहीं हो पाएगी। ये तो समझिए, जैसे लोग बोलते हैं कि अरे यार हमें तो बहुत जल्दी ये चीज भूल जाती है, और कोई कहता है कि हमें भूलती ही नहीं। तो जो कहता है कि नहीं भूलती है, वह इन तीनों में से कोई न कोई एक टेक्निक जरूर अपनाता होगा, और कहिए 2 अपनाता हो, और अगर तीनों अपनाता होगा तब तो कभी भूल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम तीनों टेक्निक नहीं अपना करके कोई भी एक टेक्निक अपनाते हैं, तो हो सकता है कि वह चीज हमें थोड़े समय बाद स्मृतियों से, अगर आंख से देखा है तो स्मृतियों से ओझल हो जाए, और फिर हम उसको भूलने लगेंगे। इसलिए जब भी हम कोई भी चीज ज्ञान की बात करें, और उस चीज को जब तक कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो जाते हैं, तो हमें इन तीनों तरीके की टेक्निक का पालन करना है, ताकि वो चीज हमारी अस्थाई मेमोरी में रहे, दोबारा हमको उसको ना पढ़ना पड़े। हाँ, फाइल खोल खोल के देखते रहें ताकि वो चीज रिवाइज भी होती रहे, ताकि वो MS वर्ड के पीछे में जाएंगे तो वो लास्ट ओपन से ही ओपन हो जाए, अंदर हमको जाकर ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पे ये फाइल स्टोर है। ये रही। दूसरी चीज ये है कि अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं कोई साक्षात्कार देने के लिए, कोई इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू एक बहुत ही व्यापक टर्म है। साक्षात्कार का कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। जब हम प्रीलिम्स लेते हैं उसका पाठ्यक्रम है, मेंस देते हैं उसका पाठ्यक्रम है, जनरल स्टडीज का पाठ्यक्रम है, वैकल्पिक विषयों के पाठ्यक्रम है, लेकिन जनरल स्टडीज का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसका मतलब जिस चीज का कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है, इसका मतलब कि उसमें न सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या पूछ रहा है, बल्कि यह आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि वह क्या पूछ रहा है। तो जब पाठ्यक्रम नहीं है तो हम क्या पढ़ के फिर जाएंगे? क्योंकि जब प्रीलिम्स में पाठ्यक्रम है, हमने वो चीजें पढ़ ली तो हमारे चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस है। मेंस में एक पाठ्यक्रम है, हमने वो चीजें पढ़ ली, हमारे चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। आप जिस भी शहर जाते होंगे, आपको वहां के सारे रास्ते पता है, तो एक आत्मविश्वास बढ़ा होता है, भले ही आप कहीं ना जाए। लेकिन एक ऐसा शहर जिस शहर में आप कभी भी नहीं गए हैं, तो जाने के पहले थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगाता है कि भाई कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, किधर खाना मिलेगा, किस तरीके से पहुंचेंगे वहां पे। तो आप क्या करते हैं? जो व्यक्ति वहां गया हुआ होता है उससे आप पूछते हैं, भाई खाने की चीजें कहाँ मिलेंगी, नोट कर लेते हैं, रहने की चीजें कहाँ मिलेंगी, नोट कर लेते हैं। वो एक होमवर्क होता है। तो फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ा होता है जब उससे करके जाते हैं। साक्षात्कार इसी तरीके की कुछ प्रक्रिया है, क्योंकि साक्षात्कार जब कोई सिलेबस ही नहीं है, इसका मतलब वह ब्रह्मांड के नीचे की कोई भी चीज वो पूछ सकता है, जब कोई सिलेबस ही नहीं है। और पूरे ब्रह्मांड के नीचे की सारी चीजें किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है, और अगर हमको वो चीज पता नहीं है, ठीक है, मैं एक जियोलॉजी भूविज्ञान विषय का शिक्षक हूं, तो आप भूविज्ञान में कुछ भी पूछेंगे मैं बता दूंगा, आप मैथ्स पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप तो ABCD सारे विषयों की जानना आपको आवश्यक है। आपसे इकोनॉमिक्स पूछी जा सकती है, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, आपसे कल्चर भी पूछा जा सकता है, आपसे हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे स्पोर्ट्स भी पूछा जा सकता है, आपसे करंट अफेयर भी पूछा ही जाएगा। तो जब सिलेबस नहीं है तो हम क्या करें, कैसे जाएं, क्या है ये पर्सनालिटी? तो पहली चीज तो ये आप जान लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा होना चाहिए।
आत्मविश्वास तभी ज्यादा होता है, जैसे मैंने बताया कि आप जिस शहर में जाते हैं उस शहर के बारे में सब जानकारी, रास्ते पता है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। कोई शहर ऐसा है जहां आप नहीं गए हैं तो आपका आत्मविश्वास घटा होगा। इंग्लैंड जाएंगे तो अभी सोचेंगे कहाँ जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से वहां लोगों से बात करेंगे। चलिए इंग्लैंड तो ठीक है, दे नो इंग्लिश, लेकिन अगर जापान चले गए बिकॉज दे आर वेरी पुअर इन इंग्लिश, तो कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे। तो इस आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, इसका मतलब यह है कि पहली चीज तो यह है कि हमारे पास हर विषयों का ABCD मालूम होना चाहिए। लेकिन हर विषयों का ABCD अगर आपको मालूम है तो जो इंटरव्यू लेने वाला है हर विषयों का ABCD उसको भी तो नहीं पता है, वो भी तो अपने ही विषय का विशेषज्ञ है। तो वो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कन्फाइंड किया जाता है। जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं तो पूछता है क्या खाएंगे आप, आपसे भी वो जानना चाहता है कि वो क्या आपका इंटरेस्ट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी साक्षात्कार के लिए जाते हैं या कहीं पे भी साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो ये पूछा जाता है व्हाट इज योर फेवरेट ब्रांच, किस विषय में आपकी रुचि है। लेकिन अगर आपने बता दिया कि मेरी रुचि प्राचीन भारतीय इतिहास में है, फिर उसमें अगर उन्होंने अशोक के बारे में कुछ पूछ दिया, बुद्ध के बारे में कुछ पूछ दिया, और अगर हम नहीं बता पाए तब बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप या तो वो बताइए नहीं, और अगर बताइए तो उस विषय को ही बताइए जिसके बारे में आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि आई एम इन पोजीशन टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और बल्कि इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि भले ही आपकी रुचि हो या ना हो, कोई एक विषय जो आपके वैकल्पिक विषय हो, निश्चित रूप से अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई होगा, उसको उसकी कोई एक ब्रांच, ये भी नहीं कि हमें पूरा इतिहास पता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता है, लॉ के हैं तो सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ भी पता है, मर्केंटाइल लॉ भी पता है। हम बस यही बोले हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो पूछा जाता है कि आपकी रुचि किस विषय में है तो जरूरी नहीं कि आप लॉ बोलें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा है। आप बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जरूर नहीं हिस्ट्री बोले, इंडियन हिस्ट्री बोले, ये भी कोई जरूरी नहीं। आप बोल सकते हैं सर नेशनल मूवमेंट, तो थोड़ा सा कन्फाइंड हो गया, अगले को भी क्वेश्चन मिल गए कि वो कहाँ से पूछे, और आपके लिए भी आसानी हो गई बताने में। तो आप लेकिन वो जो अगर आप नेशनल मूवमेंट बता रहे हैं तो आपको फिर पता होना चाहिए सारी चीजें नेशनल मूवमेंट में, कि हाँ अपने देश की जब आज़ादी मिली तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, जनरल सेक्रेटरी कौन था, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस अगर बनी तो पहले तो ठीक हो गए, प्रेसिडेंट कौन थे, जनरल सेक्रेटरी भी हो गए, लेकिन जो 20वां अधिवेशन हुआ, 19वां अधिवेशन हुआ, उसमें प्रेसिडेंट कौन था, या न 20वां 19वां तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन जो हुआ, क्विट इंडिया जो हुआ, इस तरीके से गांधी जी का प्रेसिडेंट थे, सुभाष चंद्र बोस का प्रेसिडेंट थे। इस तरीके की चीजें नेशनल मूवमेंट अगर हम बोल रहे हैं तो हमको नेशनल मूवमेंट की फिर सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं तो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर हाइबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, सर्शियरी भी पता होना चाहिए, और मैंडेबस। ये नहीं कि अगर हमने नेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया तो फिर हमको बस फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स ही पता होने चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी पता होनी चाहिए। जो भी आप ब्रांच बोलें उस ब्रांच की आपको समग्र जानकारी होनी चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा कि चलो एक विषय तो है जिस विषय में कि वो कोई भी चीज पूछेंगे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपसे 4 क्वेश्चन नहीं पूछे बाई चांस, क्योंकि मैंने बताया कि कोई सिलेबस नहीं है इसका, हो सकता है कि किसी ने नहीं पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट ब्रांच, आप गए 2 क्वेश्चन पूछा कि आप नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि यू आर नॉट सपोज टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू आर नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरी ब्रांचेस। नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ के और कंपटीशन क्वालिफाई किया है। तो अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है आप नहीं बता पाए तो निराश नहीं होना है, आप बोलिए कि सर इसमें हमारी रुचि थोड़ी कम थी, हमारी रुचि इस ब्रांच में ज्यादा है। सोशियोलॉजी ऑप्शन में तो आप बोलिए कि हमें सिर्फ जो फैमिली मैरिज एसोसिएशन ग्रुप इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में हमें जानकारी है, जो कॉन्सेप्चुअल है उसके बारे में हमें जानकारी, उसमें हमारी रुचि नहीं है, जानकारी नहीं है ना बोलिएगा।
सर उसमें हमारी रुचि थोड़ी कम है, हमारी रुचि इसमें ज़्यादा है, आप इससे पूछ सकते हो। वो पूछेंगे आपसे उसमें क्वेश्चन, क्योंकि उनको भी तो पता है ना कि उनको भी, किसी को भी नहीं आती हैं सारी चीज़ें। तो आप अगर 2-3 क्वेश्चन एनी हाउ इफ यू फेल टू आंसर, तो आप तुरंत बोलिए, ये ना बोलिए कि मुझे नहीं पता है, आप बोलिए सर इसमें मेरी रुचि कम है, क्योंकि नहीं पता है एक निगेटिव आंसर हुआ, और हमारी इसमें रुचि कम है, हमारी रुचि सर इसमें ज़्यादा है। तो ये भी ना बोलिए सर इससे आप पूछिए, क्योंकि आप उनको नहीं निर्देश दे सकते कि आप क्या पूछिए। आप बस ये बोलिए सर मेरी रुचि इसमें कम है, मेरी रुचि इसमें ज़्यादा है, खुद ही पूछेंगे उससे जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है। जब भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब भी आप देखिएगा कहीं पे भी लोग वार्ता, पार्क में भी लोग बैठने जाते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है हम वार्ता क्या करेंगे, तो वो करेंट अफेयर के टॉपिक उठाए रहते हैं कि आज ये हो रहा है, तो आज वो हो रहा है, कल ये हुआ, परसों ये होने वाला है। इसका मतलब कि एक करेंट अफेयर तो परमानेंट टॉपिक है आपके पास इंटरव्यू का, वो सिलेबस का है, बाकी चीजें सिलेबस की नहीं है। मैंने बताया कि साक्षात्कार का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन एक सिलेबस है जो करेंट अफेयर है, वो पक्का सिलेबस है, आप समझिए। इसका मतलब कि आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आप हर तरीके के करेंट अफेयर से बखूबी वाकिफ होने चाहिए, वो चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे वो 370 का मामला हो। और अगर आप किसी भी विवादास्पद विषयों पे, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते, हम लोगों को पता है कि बहुत से विषय विवादास्पद विषय हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे विषयों पे जब आप बोलें तो ये बोलें कि सर ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि ये मेरी राय सबको अच्छी ना लगे, लेकिन मेरी ये राय है। आप इससे, हो सकता है कि सारे लोग अच्छी ना लगे, सारे लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन मेरी राय ये है। कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आप बोलें तो ये जरूर बोलें कि हो सकता है सारे लोग इस पे सहमत ना हो, लेकिन मेरी राय है, ये जरूर बोलें, क्योंकि एक ही टॉपिक है, एक ही सिलेबस बस डिफाइन है, हमने आपको बताया पर्सनालिटी इंटरव्यू के लिए, एंड दैट इज करेंट अफेयर। इसका मतलब यह है कि जब एक सिलेबस पता है, बाकी और कोई सिलेबस नहीं पता है, तो इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं रखना है। इसका मतलब यह है कि करेंट अफेयर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, बर्निंग थी हैं और होने वाली हैं, वो सब आपको पता है। उन सब के बारे में आप अच्छी तरीके से आंखों से पढ़ लें, कानों से सुन लें। सुने कैसे? आपस में डिस्कशन करके, और पेन से लिख भी लें कि अगर पूछा गया भाई ना आर्टिकल 370 तो हम क्या बताएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम क्या बताएंगे, राम जन्मभूमि तो हम क्या बताएंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो हम क्या बताएंगे, टेररिज्म तो हम क्या बताएंगे। ये सारी चीजें आप लिख के भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके पास वहां पे इतना समय नहीं होता है कि आप बहुत विस्तार में चर्चा कर पाए। क्योंकि जो 5 इंटरव्यू लेने के लिए, 6 इंटरव्यू लेने के लिए, 7 इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, उसमें 2 तरीके होते हैं इंटरव्यू के। एक तो मान लीजिए मैं चेयरमैन, 5 लोग बैठे हैं, तो मैंने जैसे ही आपको इंट्रोड्यूस किया, आपसे पूछा आपका नाम ये है, हाई स्कूल यहाँ से किया, इंटर यहाँ से किया, तो मैं दूसरे को बोलूँगा कि शुक्ला जी अब आप क्वेश्चन पूछिए, तो शुक्ला जी पूछें। फिर मैं बोलूँगा शर्मा जी अब आप पूछिए, तो शर्मा जी पूछें। फिर मैं बोलूँगा कि राधेश्याम जी आप पूछिए, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे लोग। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे पूछ रहे हैं, तभी तीसरे, अभी ये शांत हुए नहीं कि वो तीसरे उसी में वो बहुत उतावले हो रहे हैं पूछने के लिए कुछ। इसका मतलब यह है कि आप बोल रहे हैं, जैसे ही आपने हल्का सा पास किया तब तक उन्होंने पूछ दिया। अभी चेयरमैन बोल रहा है कि आप पूछिए उसके, क्योंकि भाई चेयरमैन भी तो साथी का है। हालांकि इंटरव्यू जैसे देने की एक प्रक्रिया होती है, वैसे इंटरव्यू लेने की भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप बहुत अच्छी तरीके से, हम दे नहीं पाते इंटरव्यू, बहुत लोग अच्छी तरीके से इंटरव्यू ले भी नहीं पाते। लेकिन आप क्या करेंगे? अगर दूसरा कोई बोल रहा है, तीसरा बोल दिया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि अगर हम पूछ रहे हैं तो उसके मन में कोई बाई चांस, भाई आप तैयारी करके जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला कभी तैयारी करके थोड़ा नहीं आ रहा है कि हमको क्या पूछना है। वो तो वहीं पे बैठे बैठे ही जो आप बोल रहे हैं उसमें से सवाल निकल रहे हैं। तो जैसे ही किसी ने क्वेश्चन पूछा, कुछ आपने कुछ बोला, उस आपके बोलने में किसी शब्द को पकड़ के उनके मन में कोई क्वेश्चन आ गया, तो उन्होंने अभी आपने पूरा जवाब दिया ही नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब यह है कि आपके पास जवाब देने के लिए बहुत
इत्मीनान से, और बहुत समय नहीं है, हो भी सकता है कि समय मिल जाए, कोई बोले कि नहीं नहीं आप बताइए, आराम से बताइए, लेकिन हो भी सकता है कि आपने अभी 3 लाइन बोला तब तक अगले ने दूसरा प्रश्न पूछ दिया। इसलिए आप सारी चीजों को लिख करके प्रैक्टिस करें कि इसका जवाब क्या होगा। अब जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहली चीज क्या है, जैसे हमें आज की नहीं आइडिया थी कि हमें आप लोगों को बात करना है, हम कल के आइडिया थे, रहा होगा दिमाग में। सबसे पहली चीज यह है, जो पर्सनालिटी होती है, जो इसको व्यक्तित्व बोलते हैं, उसमें 2 चीजें आती हैं, एक बायोलॉजिकल ट्रेट्स और दूसरा सोशल ट्रेट्स। बायोलॉजिकल ट्रेट्स तो ऐसा है कि ये ऊपर वाले ने दिया हुआ है, इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो सोशल ट्रेट्स है उसको तो हमें ही बनाना है। हमारी आंख, नाक, कान, लंबाई चौड़ाई, ये सब चीजें तो ऊपर वाले ने दे दी हैं, हालांकि लंबाई चौड़ाई तो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में था, लेकिन तब भी जैसा था वो मिल चुका है। लेकिन जो सोशल ट्रेट्स हैं इसको हम पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं तो ये बोलते हैं कि अरे यार क्या पर्सनालिटी थी उसकी, और कभी बोलते हैं कि यार नॉलेज तो उनका है लेकिन यार पर्सनालिटी तो गई। जब नॉलेज है और पर्सनालिटी गई देती है तो वो पर्सनालिटी में बायोलॉजिकल ट्रेट्स तो नहीं, लेकिन सोशल ट्रेट्स तो आप बना सकते थे, क्योंकि सोशल ट्रेट्स में आपके बात व्यवहार आते हैं, आपके विचार आते हैं, आपके खड़े होने का तरीका आता है, आपके बैठने का तरीका आता है, आपके चेहरे के हाव भाव आते हैं, भाव भंगिमाएं आती हैं, आपका ड्रेस पैटर्न आता है, ये सारी चीजें आती हैं सोशल ट्रेट्स में। आपकी हेयर स्टाइल होती है, बहुत से लोगों को देखिएगा कि अगर वो हेयर स्टाइल बदल देते हैं तो पूरा चेहरे की स्टाइल ही बदल जाती है। तो हमें अपनी पर्सनालिटी किस तरीके के हेयर स्टाइल में, किस तरीके के कपड़ों में, किस तरीके के, चूंकि ये सोशल ट्रेट्स की बात हो रही है, हर व्यक्ति को पता है कि वही पर्सनालिटी है, वही बायोलॉजिकली तो वही है ना। लेकिन कभी आपको कोई बोलता है कि आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और कभी लोग बोलता है यार क्या सो के चले आ रहे हो क्या। बहुत से दोस्त मित्र बोलते हैं, ये अधिकार सिर्फ दोस्तों के पास ही है कि वो ये ऐसे बोल सकते हैं कि यार आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और कभी बोलते हैं कि यार आज सो के चले आ रहे हो क्या। तो बायोलॉजिकल ट्रेट्स तो आपका वही है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका मतलब कोई हेयर स्टाइल, कोई आपके बालों का तरीका, कोई आपका ड्रेस पैटर्न, कोई ड्रेस का कलर भी होता है जो कि किसी किसी पे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनालिटी खिल के आती है, कोई ऐसा ड्रेस का कलर होता है जिसमें पर्सनालिटी नहीं खिल के आती है। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए हम बार बार नहीं जाते, सालों साल हमने मेहनत की है तब हम जाके साक्षात्कार देने का अवसर प्राप्त किए हैं। इसका मतलब साक्षात्कार देने के पहले हमें बायोलॉजिकल ट्रेट्स तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो सोशल ट्रेट्स हमारे बस में हैं, बात व्यवहार विचार, रूम में अंदर आने का तरीका, खड़े होने का तरीका, कम्युनिकेशन का भी तरीका। अब हम आपसे, जैसे मान लीजिए कि आप सब लोगों को से अब मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं ऐसे बातचीत कर रहा हूं, इधर देखिए, तो इन सब चीजों का एक तरीका होता है कि कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति से, कैसे हम बातचीत करते हैं किसी व्यक्ति से। तो ये जो सोशल ट्रेट्स हैं ये हम अपने कब्जे में रखेंगे कि ठीक है बायोलॉजिकल ट्रेट्स तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन सोशल ट्रेट्स जिसमें कि हमारे बुद्धि और विचार भी आते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी के लिए कहा जाता था कि शरीर से 7-8 जगह से वो टूटे हुए थे, लेकिन जहाँ तक वैचारिक क्षमता की बात थी जो उन्होंने लिख दिया, देखिए लोग, हिंदी के लोग आज भी उस पर अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल ट्रेट्स तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये जो सोशल ट्रेट्स, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच, हमारे उठने बैठने के तरीके, हमारे बातचीत के तरीके, हमारे कपड़े लत्ते, हमारा परिधान, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। किस तरीके में हमारा व्यक्तित्व निखर के आ रहा है, किस तरीके की चीजों में। और उसमें चश्मा भी होता है, जो लोग चश्मा पहनते हैं देखिएगा, इसमें भी फ्रेम आप बदलते जाइए, हर तरीके के फ्रेम में अलग अलग तरीके का आपके पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें हम अपने तरीके से देख लें, किस तरीके की चीज में हमारी पर्सनालिटी निखर के आती है, उसी तरीके की चीजों का हमको, और वो एक दिन में नहीं होता है, कई बार आप देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, बहुत हल्की सी चीज है, लेकिन आप सोचिए कितनी टफ है। आप अपनी 50 फोटो खिंचवाइए पासपोर्ट साइज,
कोई चश्मा लगा के, कोई बिना चश्मा लगाए, कोई सीधे, कोई ऐसे, कोई इधर सर करके, कोई इधर सर करके। उस 50 में आप निकाल के सिर्फ 3 लाएंगे जो कि लगेगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छे थे। और सारे लोग इस तरीके के करते हैं। हम लोग चूंकि छात्र जीवन में जब रहते हैं तो इस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग फोटो लगवाते हैं विज्ञापनों में, जैसे योगी जी या मोदी जी की जो फोटो में लगती है, ऐसा नहीं कि योगी जी और मोदी जी की एक फोटो खींच ली गई और वही फोटो चल रही है। सैकड़ों फोटोओं में से वो फोटो में छाटी जाती है, तब वो फोटो निकल के आती है कि मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा तब हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी, मुंह पूरा बंद रहेगा तब पर्सनालिटी दिखेगी। मैक्सिमम का देखिएगा मुंह थोड़ा सा खुले रहते हैं, दोनों ओर चिपके नहीं रहते हैं इन लोगों के। वो हजारों फोटो में से वो फोटो निकलवा के अपने लाएंगे किसमें उनका व्यक्तित्व अच्छा निखर के आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको ये जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, जो सोशल ट्रेड्स हैं, हमको सारी चीजों पे ध्यान देना है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और एक और चीज है, किसी भी चीज का हम किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, यह भी हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक उदाहरण मैं आपको इसका छोटा सा बता रहा हूं कि आपकी कैसे पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी में मैंने बताया कि आपका व्यक्तित्व, आपकी मन स्थिति भी आपकी पर्सनालिटी का भाग है। एक जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस मंदिर के निर्माण में 3 लोग काम कर रहे थे। बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा तुमको दिखाई नहीं देता? गिट्टी तोड़ रहा हूं। वो गिट्टी तोड़ रहा था, छत की वहां उस मंदिर का की नींव डाली जानी थी। आगे बोला, बड़ा हुआ आदमी, उसने पूछा क्या कर रहे हो भाई? तीनों गिट्टी ही तोड़ रहे थे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं रोजी रोटी कर रहा हूं, पेट भरने के लिए रोजी रोटी। बोला कि भाई बात सही, वो गिट्टी तोड़ रहा था, ये रोजी रोटी और पेट भरने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए काम कर रहा है। तीसरे व्यक्ति के पास गया, उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। एक ही चीज, तीनों गिट्टी ही तोड़ रहे थे, तीनों से 3 तरीके की प्रतिक्रियाएं मिली। एक बोल रहा है गिट्टी तोड़ रहा हूं, दूसरा बोल रहा है रोजी रोटी कर रहा हूं, तीसरा बोल रहा है कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। हमारे जवाब सदैव ऐसे जाने चाहिए जिससे इसी बात का आभास हो कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। ये कभी भी ना लगे कि मैं गिट्टी तोड़ रहा हूं, ये कभी भी ना लगे कि मैं रोजी रोटी कर रहा हूं। रोजी रोटी तो सभी करते हैं, मैं भी ये बोलता हूं और बहुत बार ये बोलता हूं। अभी कल ही कोई पूछ रहा था कि क्या कर रहे हैं आप विश्वविद्यालय में? तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि विश्वविद्यालय का पिछले जन्म का कोई कर्ज लिया हुआ, ये तो नहीं पता कि कितना लिया हुआ हूं, लेकिन दिन रात मेहनत करता हूं तब भी चुकता नहीं कर पाता हूं, और लगता है जन्म में चुकता नहीं कर पाता। एक और लाइन में बोला करता था जब मैं छात्र हुआ करता था और जब मैं छात्रावास में रहा करता था कि इस विश्वविद्यालय का कण कण मुझे बहुत प्यारा है, और यही लगता है कि जैसे इसी ने हमें संवारा है और सारी जीवन इसकी सेवा करता है। मैं आप लोग अगर जनरल स्टडीज में पढ़े होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपने देश का पहला भारतीय अभियान अंटार्कटिका कब गया था? 1984 में। गुड। Was the leader of that team प्रोफेसर एस.जेड. कासिम। और जो रिसर्च स्टेशन उन्होंने बनाया उसका क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। गुड। अब साल में 2 बार अपने देश का अभियान वहाँ जाता है और अपने देश के वैज्ञानिक वहाँ जलवायु परिवर्तन पे काम करते हैं। अपने देश का पहला भारतीय अभियान आर्कटिक कब गया था? नहीं यार, पढ़ा तो होगा ना? ठीक, 2007 में गया था। और वहाँ पे इंडियन स्टेशन का क्या नाम है? हिमाद्री। गुड। तो जो 2007 में पहला अधिवेशन गया था, आई वॉज मेंबर ऑफ दैट टीम। और जब 2007 में पहले अभियान दल में गए थे तो हिमाद्री नहीं था। पहले अभियान दल में जब हम गए थे तो हिमाद्री हम लोगों ने सेलेक्ट किया था कि यहाँ पे भारत का रिसर्च स्टेशन बनेगा। जब दूसरे भारतीय अभियान दल में फिर संयोग से हमें जाने का मौका मिला 2008 में, देन वी एस्टेब्लिश द
हिमाद्री, तब हिमाद्री बनाया गया। बहुत ही सुंदर है हिमाद्री, और जर्मन स्टेशन आगे है और ब्रिटिश का रिसर्च स्टेशन इधर की तरफ है। अभी भी 2 बार वैज्ञानिक जाते हैं, शोध करते हैं। वहां से आने के बाद बहुत सी जगहों में मुझे व्याख्यान देने का अवसर मिला, बहुत से देशों में भी अवसर मिला, और जलवायु परिवर्तन पे, मौसम पे, प्राकृतिक आपदाओं पे, नदियों पे आप देखेंगे तो मैंने पिछले 2018 में एक इंटरनेशनल पब्लिशर स्प्रिंगर से बुक लिखी थी, गूगल पे नाम डालेंगे मेरा छोटन सिंह तो आ जाएगा। वो पूरे विश्व की पहली पुस्तक है जिस पुस्तक में किसी देश की सारी नदियों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, द इंडियन रिवर्स, साइंटिफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो एक बार एक जी न्यूज का एक पत्रकार इंटरव्यू मेरा ले रहे थे। उन्होंने बोला कि आपको लगता नहीं कि आप गलत जगह से आप और विश्वविद्यालय ज्वाइन करना चाहिए। लास्ट ईयर आई वॉज एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ IIT कानपुर एंड आई वॉज रेटेड एज बेस्ट टीचर ऑफ दैट IIT, और वहाँ पे भी हमसे कहा गया कि आपको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, PPT या कुछ और वीडियो, कुछ नहीं, हमको बस चाक और डस्टर चाहिए। तो मैं चाक डस्टर से ही पढ़ाया। मैं अभी भी सारी क्लासेस में चाक और डस्टर से ही पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने जब उस पत्रकार ने बोला कि आपको लगता नहीं आप गलत यूनिवर्सिटी में फंस गए हैं, आपको कहीं और यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, तो हमने कहा नहीं, मैं दूसरी किसी यूनिवर्सिटी कभी ट्राई भी नहीं करूँगा। IIT कानपुर तो चूंकि एडजंक्ट आप अपने विश्वविद्यालय में रहते हुए पढ़ा सकते हैं, इसलिए मैं गया था। हमने कहा मैं कभी ट्राई भी नहीं करूँगा। अगर हमको 1 लाख रुपये तनख्वाह ज़्यादा मिले तो भी मैं दूसरे विश्वविद्यालय में प्रयास भी नहीं करूँगा। 2 लाख ज़्यादा मिले तब भी प्रयास नहीं करूँगा। 3 लाख ज़्यादा मिले तब भी प्रयास नहीं करूँगा। 5 लाख ज़्यादा मिले, हो सकता है मन में लालच आ जाए तो छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं लगेगा। ये मैं इसलिए सुनाया कि वो जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, कि हमने फिर ये लाइन बोली थी कि जिस विश्वविद्यालय ने हमको बनाया है, जिस विश्वविद्यालय के कारण मैं देश और विदेश में अपनी पहचान बना पाया, उस विश्वविद्यालय की सेवा का अगर मुझे मौका मिला है तो इससे गौरव की कोई बात नहीं हो सकती। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो मंदिर निर्माण बनाने वाली बात कही गई थी, आप बहुत से ऐसे शिक्षकों से मिलेंगे जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हों तो वो आपसे कहेंगे कि अरे वहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, तो वहाँ कुर्सी नहीं है, तो मेज नहीं है, तो ये समस्या है। समस्या से रहित कोई व्यक्ति नहीं है, समस्या से रहित कोई देश नहीं है। जिस देश के बारे में आप पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसका मैक्सिमम माना जाता है, वो आज के समय में भी फेलो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। मैं तो जब नॉर्वे गया था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि सोशियोलॉजी में लोग पढ़े होंगे कि 200 की आबादी पर वहाँ कोई भी गांव अर्बन सेंटर हो जाता है, जो हमारे यहाँ 5000 की आबादी है। US में 2500 की आबादी है, 5000 की आबादी है हमारे यहाँ, और फिर 70% नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हो, तब वो अर्बन सेंटर होगा, कोई टाउन एरिया भी हो। लेकिन आप नॉर्वे में सोचिए 200 की आबादी पे एक गांव जो है वो अर्बन सेंटर बन जाता है। इसका मतलब कि वहाँ लोग ही नहीं है। परमानेंट सड़क पे आप चल रहे हैं तो सिर्फ आप ही चल रहे हैं, कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी चीज समस्या रहित हो ही नहीं सकती, लेकिन उस समस्या को ही अगर हम अपना लें तो फिर वो समस्या नहीं रह जाती। और वो समस्या का निराकरण तभी होगा जब आप मंदिर निर्माण की बात करेंगे। मंदिर निर्माण मतलब मैं अयोध्या मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए काम करने के तरीकों में, कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको तन मन धन से करूंगा, जो मैं काम कर रहा हूं उस काम में मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो मैं काम कर रहा हूं उस काम को मैं इस तरीके से करूंगा कि उस काम में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई गलती नहीं रहेगी। तब अभी उसमें कमी रह जाएगी, तब अभी उसमें गलती रह जाएगी। जब उस काम को हम बहुत कैजुअली करके चलेंगे कि हमें बस क्या कर, अरे निपटाना है। बहुत लोगों के टर्म में, मतलब जवान में ये लाइन होती है, क्या करो, अरे यार एक काम करो, निपटा दो उसको। ये निपटाना नहीं है, ये जीवन हमको निपटाने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन तो हमको बहुत आनंद के साथ जीवन जीने के लिए मिला है। और जो जीविकोपार्जन के साधन हैं, चाहे आप IAS बन जाएं या PCS बन जाएं या शिक्षक बन जाएं,
या आप कोई बिजनेस करें तो ऐसा नहीं कि आपने कोई दूसरा जीवकोपार्जन अगर अपना लिया और आप IAS PCS नहीं बन पाए तो आपने सब कुछ खो दिया। कुछ नहीं खोया, आप सब कुछ पा सकते हैं। कभी कभी तो आप असफलताओं से इतना पाते हैं कि जितना सफलताओं से नहीं पा सकते। और उसका उदाहरण मैं खुद बोलता हूं कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी पाया है तो सिर्फ और सिर्फ असफलताओं से पाया है। मैंने भी IAS की तैयारी की, PCS की तैयारी की। PCS तो तब बहुत ही रेगुलर हुआ करता था, लेकिन IAS की पूरी तैयारी की, सेलेक्ट नहीं हुए। सेलेक्ट हो गए रहते तो आज हम कहीं सेक्रेटरी होते। लेकिन जब हम सेलेक्ट नहीं हुए तो हमने फिर अपनी रिसर्च की और मैं अध्ययन अध्यापन में हो गया। और अगर मैं IAS बन गया होता तो मैं आर्कटिक जाने वाले पहले एक्सपेडिशन का मेंबर न बन पाया, मैं आर्कटिक जाने वाले दूसरे एक्सपेडिशन का मेंबर न बन पाया। और उस साल IAS के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आया करता था कि कितने भारतीय गए थे पहले आर्कटिक अभियान में, कितने इंडियन मेंबर्स थे। वो मैं कैसे पाया? अपनी असफलताओं से पाया, क्योंकि सफलता तो मिल गई रहती तो मैं IAS बन गया। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण यह है कि आप लोगों ने भी अध्यापन किया होगा कहीं न कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो मैक्सिमम लोग शिक्षक बनने की चाहत लिए हुए ही शिक्षक बने हुए हैं। तो अपना PPT लेके आते हैं या नोट्स लेके आते हैं, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाते हैं। लेकिन मैं तो IAS दिया हुआ था और सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो मुझे पूरा सब्जेक्ट याद था, क्योंकि मैंने 3 बार मेंस दिया था। पूरा अपने विषय का ज्ञान था। किसी भी क्लास में BSc हो MSc हो, मुझे कभी स्लिप या मुझे कोई नोट्स या मुझे कोई PPT लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं IAS दिया था और सेलेक्ट नहीं हुआ था। अगर सेलेक्ट हो गया होता तो मैं फिर टीचर न बनता, मैं तो फिर IAS बन गया था। लेकिन ये सौभाग्य मुझे इसीलिए सारे शिक्षकों में भी एक मैं अलग तरीके का निकल के आया, क्योंकि मुझे पूरे विषय का ज्ञान था और सदैव ज्ञान था। मैं एक विषय की एक ब्रांच पढ़ाता था, तब भी दूसरे विषय, अपने ही विषय की दूसरी ब्रांच को भी मैं बता देता था बच्चों को, तीसरी ब्रांच में बता देता था। क्यों? क्योंकि 3-4 साल तक लगातार पढ़ा था। और पढ़ना कितना पड़ता है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। इसका मतलब जो समग्रता में एकता की बात है, वो जब हम कंपटीशन देते हैं तभी सीखते हैं। उससे भी बड़ी बात जो मैं सदैव बच्चों को बोलता हूँ कि कंपटीशन जरूर देना, सफलता असफलता तो दूसरी चीज। मैं जियोलॉजी के साथ साथ अगर जियोलॉजी ही सिर्फ पढ़ा होता, कंपटीशन न दिया होता, तो मैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन क्यों पढ़ता, मैं वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन क्यों पढ़ता, मैं बौद्ध समिट कहाँ कहाँ हुई और जैन समिट कहाँ कहाँ हुई मैं क्यों पढ़ता, मैं आर्टिकल वो क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस क्यों पढ़ता स्टेट के और सेंट्रल के, मैं मनी बिल क्यों पढ़ता। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी एंड साइंस। बजट डिफिसिट क्यों पढ़ता, M1 M2 M3 डिफरेंट तरीके की जो मनी होती है क्यों पढ़ता। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं तो हमको सारे के सारे विषयों का ABCD का भी ज्ञान होता है, जो कि बहुत आवश्यक है। और ये ज्ञान ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप कहीं पे भी जाके कोई भी चीज बोल सकते हैं। एक कंपटीशन में पिछली बार आया था और उसमें विवाद हो गया था। विवाद क्या हो गया था कि ये हम सब लोगों को पता है कि जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें निकलती हैं ये किसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है। क्वेश्चन क्या था कि किस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वो एब्जॉर्ब होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A में कि B में कि C में। अब हम लोग तो पढ़ते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में एब्जॉर्ब हो जाती है, जनरली यही पढ़ते हैं ना, A में एब्जॉर्ब होते हैं कि B में एब्जॉर्ब होते हैं कि C में एब्जॉर्ब होते हैं, ये हम नहीं पढ़ते। लेकिन जिसने क्वेश्चन दिया रहा होगा वो कोई एटमॉस्फेरिक साइंस का व्यक्ति रहा होगा, उसने सोचा ओजोन में एब्जॉर्ब हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये तो सभी जानते हैं। अब कौन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, जैसे ओजोन भी तो 2 तरीके के होते हैं, एक जो कीमोस्फीयर में है, ओजोनोस्फीयर में वो तो है ही है, एक सरफेस पे भी ओजोन लेयर है। तो अगर हम कंपटीशन दे रहे हैं
तो मान लीजिए आज ओजोन जान रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में आदमी, कल को किसी प्रतियोगी किसी उसमें मॉडल में आ जाएगा कि ए में कि बी में, किसी में एक बार आदमी पढ़ लेगा फिर उसको ध्यान हो जाएगा कि अच्छा ये तो इसमें जा। इसलिए अगर हम इन टोटलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो मन में किसी भी चीज की, क्योंकि जो मन में निराशा, हताशा और घबराहट आती है वो परिणाम को लेकर के आती है। कि ऐसा न हो कि यार पहले ही घबरा जाते हैं, हाथ कांपने लगता है, हिलने डुलने लगते हैं कि ऐसा न हो यार कि कोई ऐसी चीज पूछ दे जो मैं बता ना पाऊँ, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज पूछ दे मैं बता ना पाऊँ और फिर हमारा परिणाम जो है वो परीक्षा फल जब निकले तो वो नकारात्मक आ जाए। आप ये मान के चलिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और परीक्षा परिणाम तो नकारात्मक आए या सकारात्मक आए, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान तो सदैव आपके पास है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। और ये मान के चलिए, जब मैं बेरोजगार था तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजामणि, बहुत ही थॉरो जेंटलमैन, उनसे मैंने कहा जब रिवर लिंकिंग कमेटी की मीटिंग हुई, आई वॉज मेंबर ऑफ दैट टीम, क्योंकि गंगा के मैदान के सारी नदियों के किनारे में चला हुआ हूँ। तो उनसे मैंने कहा कि सर क्या होगा? उन्होंने कहा कि तुमसे योग्य लोग कहाँ पे हैं, और आप छोटा सा कोई चीज देख लीजिए कि अगर आपके घर पे कोई काम करने वाला आता है, आप अपने माँ बाप से पूछिएगा आर यू सेटिस्फाइड, तो बोलेंगे कि बर्तन नहीं बढ़िया धोती है, तो बहुत जल्दी जल्दी धुल देती है, तो जूठा छोड़ देती है, तो बहुत बोलती है। बहुत कम लोगों से लोग सेटिस्फाइड हैं। और ये स्थिति सिर्फ बर्तन धोने वाले से नहीं। आपसे पूछा जाए कि आपके इलाके के जो भी सभासद हैं, जो भी राजनेता हैं, इस देश के जितने राजनेता हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, आज सेटिस्फाइड विद दैट? आप बहुतों से संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब कि एक व्यक्ति की आवश्यकता है, एक गैप अभी भी है हर जगह पे। तो आप ये ना सोचिए कि नहीं अगर ये परीक्षा फल हमारा नकारात्मक हुआ तो हम कहां जाएंगे, क्योंकि घबराहट तभी आती है। तो आप पहली चीज तो उस घबराहट को समाप्त करते हैं कि परीक्षा फल हमारा सकारात्मक आएगा, और अगर नकारात्मक आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि इस ज्ञान के सहारे हम जिस भी दूसरी फील्ड में जाएंगे वहां पे हम और लोगों से अलग रहेंगे। और ये विश्वास मानिए कि आप अलग रहेंगे, क्योंकि आपके पास समग्रता में एकता है, केवल एक विषय का ज्ञान नहीं। तो वो निराशा सबसे पहले हमें समाप्त करनी है, वो घबराहट समाप्त करनी है कि अगर टफ क्वेश्चन ना पूछ दें, कोई ऐसा प्रश्न ना पूछने क्यों ना आए, तो सबसे पहले तो वो निराशा अपने मन से निकालने की नहीं, हमारे मन में कोई भी निराशा नहीं रहेगी। और हम बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर हम परिणाम जैसा भी हो, परीक्षा पर जैसा भी हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, सकारात्मक होगा तो आप नौकरी पा रहे हैं, IAS PCS बनने जा रहे हैं, और नकारात्मक होगा तो आप एक ऐसी दूसरी जगह पे नौकरी पाने वाले हैं जिस जगह पे कि आपने जो भी आज तक अध्ययन किया है उसका एप्लीकेशन होगा। तो नकारात्मकता पहली चीज हटा दीजिए। अब दूसरी चीज कि आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो जैसा मैंने बताया कि बायोलॉजिकल ट्रेट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तब भी हम देखेंगे कि किस तरीके की चीजों में हमारी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है, हमारा व्यक्तित्व निखर के आ रहा है। कभी कभी आप देखिएगा कि बहुत से लोग होते हैं कि आज तो यार बहुत देखने में इंटेलिजेंट लग रहे हैं। बहुत बार लोगों ने बोला होगा, बहुत आपकी फोटो ऐसी खींची हुई होगी जिस फोटो में आपको लगता होगा कि आप थोड़े इंटेलेक्चुअल देखने में लग रहे हैं, इंटेलिजेंट देखने में लग रहे हैं, तो आप ही तो थे। क्यों उस दिन इंटेलिजेंट लग रहे हैं, आज इंटेलिजेंट नहीं लग रहे हैं? क्यों एक दिन स्मार्ट लग रहे हैं, दूसरे दिन स्मार्ट नहीं लग रहे हैं? इसका मतलब कि ये जो सोशल ट्रेट्स था, इसके कारण परिस्थितियां बनी या बिगड़ी। तो हमें बायोलॉजिकल और सोशल ट्रेट्स को ध्यान रखते हुए होमवर्क करना है कि किस तरीके के कपड़ों में, किस तरीके के हेयर स्टाइल में, किस तरीके से खड़े होने में, किस तरीके से बातचीत में, तेज बोलने में इंप्रेशन ज्यादा पड़ रहा है, धीमे बोलने में। यहाँ पे गवर्नर थे राम नाईक जी, राम नाईक जी जहां पे भी बोलते थे वॉइस रिकॉर्डर लेके जाते रखते थे और फिर उसको आगे सुनते थे, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसका RPM, जैसे अटल जी की आप सुनिए, वह उसी चीज को जो अटल जी ने कहा है उसी चीज को आप बोले हम बोले, देखिए क्या अंतर पड़ जाता है। तो अटल जी ने जो जो चीजें बोली वो कहां से बोलती, वो उनके व्यक्तित्व को ही तो दिखाता है, कहीं लिखी लिखी थी नहीं।
भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। यह धरती है बंधन की, यह धरती है अभिनंदन की, यह धरती है अर्पण की, यह धरती है तर्पण की, जिसका कण कण संकट है और जिसका हर जल गंगा जल है। हम जीते हैं इसके लिए और हम मरते हैं इसके लिए, और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित की गई और उन बहती हुई अस्थियों पर भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे भी यही आवाज आएगी, भारत माता की। ये अटल जी को किसी ने लिख के नहीं दिया था, अटल जी ने खुद ही तो इन शब्दों का निर्माण किया। इन शब्दों के निर्माण से उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी निखरती है कि नहीं निकलती। जिसने बोला कि हम गिट्टी तोड़ रहे हैं, जिसने बोला रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिसने बोला मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उन तीनों से उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चल रहा है कि नहीं, उनकी नीति नियत के बारे में पता चल रहा है, उनकी मंशा के बारे में पता चल रहा है। इसका मतलब यह है कि पहली चीज तो हमारे अंदर नकारात्मकता का प्रवेश ही नहीं होना चाहिए, और जब सारी चीजें सकारात्मक रहती हैं तो यूं ही सारे के सारे काम बनते चले जाते हैं जब सकारात्मक रहती है। और आप मान के चलिए किसी पिक्चर में डायलॉग क्या कि पूरी कायनात मदद करती है, किसी में था ना क्या, हाँ, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करती है। तो अगर आप शिद्दत से चाह रहे हैं पूरी कायनात मदद करेगी, और अगर नहीं होता है तो ये ना सोचिए कि भाग्य ने नहीं साथ दिया है, भाग्य ने बहुत अच्छा साथ दिया। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य तो कहीं और इंतजार कर रहा था। इस पे भी एक मैं लघु कथा सुनाता हूं। 3 दोस्त थे, जंगल में गए, बिजली बार बार गिरती थी, वापस चली जाती थी, गिरती थी, वापस चली जाती थी। उन तीनों ने कहा कि ये बिजली लगता है आज जान लेने के लिए आई है, और ये वापस इसलिए चली जा रही है कि किसी को बचना है और किसी को मरना है। तो वह चलो हम तीनों लोग प्रयास मतलब ट्राई करते हैं किसको ये मारना चाह रही। तो बिजली मान लीजिए वहाँ गिर रही थी, तो वह भाई एक एक करके जाएंगे, जिसको मरना होगा मर जाएगा, बाकी लोग बचेंगे। तो एक दोस्त गया, पूरा नाम लेके भगवान जी का, वो गया वहाँ और फिर लौट आया, बिजली उसके ऊपर नहीं गिरी, आई और लौट गई। फिर अब दूसरा डरते हुए गया, क्योंकि अब ये तो बच ही गया। दूसरा डरते हुए गया कि क्योंकि अब उसकी 50% चांस हो गया वो मरने। फिर वो गया, तब फिर बिजली आई और लौट के चली गई, वो भी नहीं मरा। अब सोचिए तीसरा दोस्त जा रहा है, मृत्यु निश्चित। ये अब तो भाई घर पे ये कह देना, दोस्तों से ये कह देना, माँ बाप से ये कह देना, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, सबसे अपना क्षमा याचना करके वहाँ जाना। जैसे ही तीसरा मित्र वहां जाता है, बिजली गिरती है और ये दोनों मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाग्य सिर्फ आपका IAS और PCS के लिए इंतजार कर रहा है। भाग्य हो सकता है कि कहीं और आपको ले जाना चाहता हो, इससे उससे बेहतर लेके जाना चाहता हो, तो आप कैसे हो जाएंगे IAS? मुझे जब हजारों छात्रों को पढ़ाना था तो मैं कैसे बन जाता है? तो अगर नहीं हुआ तो आप ये ना सोचिए कि नहीं ये तो पूरा अब तो यार अब क्या, अब तो खत्म था, अटेम्प्ट भी खत्म हो गया था और कुछ बचा नहीं। अरे आपके लिए बहुत से अभी नए नए चीजें इंतजार कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि बस हम शिद्दत से लगे रहें, आत्मविश्वास के साथ लगे रहें। पॉजिटिव होना तो बहुत जरूरी है याद रखिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र सम्मिलित होता है, 2 चीजें तो उसके पास होती ही होती है। एक तो धैर्य उसके पास होता है, क्योंकि बिना धैर्य हुए कोई आदमी असफलता का आलिंगन नहीं कर सकता है। असफलता का आलिंगन वह करता है जिसके पास धैर्य होता है। और ऐसा भी नहीं होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कम ही लोग होते हैं जो पहली बार आए, पहली बार होकर चले गए। एक आध बार तो असफलताओं का आलिंगन सब लोग करते हैं, तो धैर्य तो होता ही। और पॉजिटिव माइंडेड भी बहुत होते हैं, क्योंकि एक दो असफलताएं ही पॉजिटिव माइंडेड कर देती हैं। तो पॉजिटिव माइंडेड ये 2 चीजें होती हैं। तो अगर हमारा पहली चीज तो एकदम हमको आत्मविश्वास से भरे हुए अपने बायोलॉजिकल और सोशल ट्रेट्स को मजबूत रखते हुए इंटरव्यू देना है। 2-3 प्रश्न हम नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, हम ये बोल सकते हैं अगर आप पहला नहीं बताया, दूसरा बता लेंगे, कोई बात नहीं, तीसरा बता लेंगे, चौथा नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन लगातार अगर आप बाई चांस 2-3 प्रश्न नहीं बता पाए किसी भी कारणवश,
तो आप तुरंत कहिए कि सर हमारी इन चीज़ों में रुचि नहीं है, क्योंकि हमारी इन चीज़ों में रुचि है। और ये मांगा भी जाता है कि आपकी रुचि किस किस चीज़ में, हॉबीज भी मांगी जाती है। तो मैं सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हॉबीज भी मांगी जाती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और वो हॉबीज भी इसीलिए मांगी जाती हैं, बहुत से लोगों का देखिएगा कि कोई हॉबी नहीं होती है तब भी भरना तो है। हम लोग छात्रावास में थे, एक लड़के ने सोचा कि यार हमारे तो कोई हॉबी नहीं है, तुम्हें क्या बने, तो उसने भर दिया सुक्तिपरक श्लोकों का अध्ययन। अब ये उसकी हॉबी बन गई सुक्तिपरक श्लोकों का। अब वो जब गया इंटरव्यू देने तो उससे पूछा गया कि भाई आपकी हॉबी क्या है, तो सर बोला सर सुक्तिपरक श्लोकों का अध्ययन। श्लोक भी नहीं, क्योंकि श्लोक तो हजारों लाख। तो उन्होंने बोला कुछ सुनाइए, तो सुना रहे हैं ईशान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु रोगी भारे भूताम दो तीन पूछे गए और बताया। पहला एग्जाम था, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम था, वो कुछ एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह के होते थे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह के पहले ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते थे। अब कैसे होते हैं? एंड ही वाज सिलेक्टेड ग्रेजुएशन करते करते। तो भाई उसका उत्तर वही लिखा था, तो जिसको हॉबी भी जिसके पास कोई नहीं, हॉबी भी लोगों से पूछ के लिखा, तो लोगों ने कहा क्या लिखोगा, तो उसने कहा कि नहीं तुमको श्लोक लोग तो आता ही है, तो चार तो बोला हाँ, तो बोला ये लिख दो सुक्तिपरक श्लोकों का होना था। तो पहली चीज मन में निराशा न हो, दूसरी चीज बायोलॉजिकल और सोशल ट्रेट्स हमारे एकदम अच्छी तरीके से, जिसमें हमारी पर्सनालिटी निखर के आए, जिसमें हम देखने में भी इंटेलिजेंट लगे, इंटेलेक्चुअल भी लगे, स्मार्ट भी लगे, सारी चीजें, और पॉजिटिविटी रहे एकदम हमारे मन में। अगर हम बताते जाते हैं प्रश्न, कोई बात नहीं, अगर आप एक दो नहीं बता रहे हैं कोई अंतर नहीं पड़ता, तीन चार में नहीं बता रहे हैं कोई अंतर नहीं पड़ता, आपसे 25 क्वेश्चन पूछेंगे उसमें 6-7 में नहीं बता रहे हैं कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन शुरू के अगर लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं बता पाए, तो क्योंकि जब बहुत क्वेश्चन आप नहीं बताते हैं तो फिर होता है ठीक है जाइए, तो फिर आप बोल दीजिएगा कि हमारे अभिरुचि इसमें नहीं, हमारी अभिरुचि इसमें, वो कोई माइनस पॉइंट नहीं है उसमें। लेकिन वो जो अभिरुचि, और इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि एक न एक कोई ऐसी ब्रांच पकड़ लीजिए जिसपे बहुत मजबूत पकड़ा, बहुत कम सिलेबस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी, नेशनल मूवमेंट का भी, कल्चर का भी, कोई एक चीज हम पकड़ लें जिसमें कि हम सारी चीजें पढ़ें, और एक ही चीज सिलेबस में है आपके, और वो क्या है? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर पे आपकी पूरी पकड़ करनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी, और उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि हमारी राय भी है। बहुत से फिर सवाल वो सिचुएशनल देते हैं कि आप कुछ बन गए, इस जगह पे आपकी पोस्टिंग है, वहां पे दंगा हो गया, आप क्या करें? आप ये जान लीजिए, किसी भी मामले के निस्तारण के लिए, किसी भी बलवे के निस्तारण के लिए, किसी भी तरीके के दंगे के निस्तारण के लिए बस आपको प्रेजेंट टालना है, बस सिर्फ प्रेजेंट टालना है, बाकी कुछ नहीं होगा बाद में। एक समय था जब खालिस्तान की मांग बहुत तगड़ी थी, बोडोलैंड की मांग बहुत तगड़ी थी, आज कहीं नाम ही नहीं है। आईएएस के सिलेबस में एंथ्रोपोलॉजी है किसी का? नहीं पढ़ा है किसी ने एंथ्रोपोलॉजी? किसी ने पढ़ा नहीं। एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में एक थ्योरी थी, स्वरनाज थ्योरी, जिनके नाम पे वो थ्योरी थी, वो लखनऊ विश्वविद्यालय एंथ्रोपोलॉजी के हेड थे प्रोफेसर गोपाल शर्मा साहब। मैं गोल्डन जुबली रत्न सामने करता, मैंने उनसे पूछा सर नेशनल इंटीग्रेशन की क्या समस्या है, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, राष्ट्रीय एकीकरण। उन्होंने बोला हमसे कि दूसरे भारत देश में तो नेशनल इंटीग्रेशन की कोई समस्या नहीं है। अरे हमने कहा था हर जगह आता है, राष्ट्रीय एकीकरण पूछा जाता है, तो बोले नहीं यहाँ कोई समस्या नहीं। उन्होंने जो उदाहरण दिया वो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अपने देश में आज़ादी के समय ही एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आया, उसने ये कहा कि भारत देश में अगर भाषा की समस्या सॉल्व नहीं की गई तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आंध्रा पहला राज्य था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ, और अपने देश में जो पहला सुसाइड हुआ वो भी आंध्रा को राज्य बनाने के लिए ही सुसाइड हुआ। तो उन्होंने कहा कि ध्रुवसेन यहाँ पे इसलिए नहीं होती कि भारत देश के लोग समस्याओं को भूल जाते हैं,
बोले देखो आप कोई ध्यान भी नहीं देता कि बोडोलैंड की समस्या थी, खालिस्तान की समस्या। बोले यहाँ पे तकिए के नीचे समस्याओं को रख के भूल जाते हैं। आज दो भाइयों में मारपीट होती है, दो दोस्तों में मारपीट होती है, तीसरे दिन एक दूसरे से माफी मांगते हैं, फिर वो बोलता है आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है माफ किया, और फिर दोनों प्रेम से रहते हैं। और फिर कभी लड़ाई हो जाती है 5 साल बाद, फिर वो दूसरे दिन होली में या ईद में गले मिलते हैं और माफी मांगते हैं, फिर वो प्रेम से रहने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट ऑफ डिफ्यूजन आपकी हमारी एकदम नहीं पट रही है। पटने लगी, अरे सर मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा कब पढ़ा? ये हो गई बातचीत। थोड़ी देर बाद किसी ने कहा कि अरे सर आप देवरिया जिले के रहने वाले हैं, मैं भी देवरिया के रहने वाला हूँ। मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैं भी लाख के पास गए। मैंने कहा अच्छा अच्छा कहाँ लाख, कब जाते हो? बातचीत हो गई। तीसरे कहा अरे सर मैं भी गोमती नगर में रहता हूँ। मैंने कहा कहाँ रहते हो? तो आप ही के घर की तरफ रहता हूँ। मैंने कहा बातचीत हो गई। अरे सर मैं भी भोजपुरी बोल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा क्या क्या बोल लेते हैं? भोजपुरी में पूछा। तो डिफरेंट, कोई आके कह रहा है सर मैं भी आप ही की कास्ट का हूँ, सर मैं भी आप ही के गांव का, अब विदेश चले गए भाई साहब तो बहुत से लोग मिले, वो क्या कह रहे हैं मैं भी इंडियन हूँ। तो डिफरेंट सेंटर ऑफ डिफ्यूजन है, कहीं कास्ट के बेसिस पे, कहीं रिलीजन के बेसिस पे, कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे, समझ गए ना, कहीं सब्जेक्ट, ये सब स्टेट ऑफ डिफ्यूजन है। कि अब हम जियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले एक हुए हैं, जियोलॉजी से बाहर गए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले एक हो गए, लखनऊ से बाहर महाराष्ट्र में गए तो लखनऊ वाले एक हो गए, महाराष्ट्र से बाहर नॉर्वे चले गए तो सब इंडिया वाले एक हो गए। तो डिफरेंट सेंटर ऑफ डिफ्यूजन है जिसके आधार पर हम लोग डिफ्यूज होते रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कोई एकीकरण की समस्या नहीं है। वो तो है ही है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि बहुत तरीके से भारत इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये मैं सदैव बोलता हूँ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ के सिर्फ रीजन में, रिलीजन में, लैंग्वेज में ही नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ के भौतिकता में भी है। और पूरे प्रकृति ने भारत को जितनी खूबसूरती से नवाजा है, प्रकृति ने पूरे विश्व की किसी देश में वो चीज नहीं है। उसका मैं उदाहरण देता हूं। मैक्सिमम रेनफॉल मासिनराम यही इंडिया, चेरापूंजी इंडिया में। मिनिमम रेनफॉल जो होनी चाहिए वो भी हो रही है, 0 से कम क्या हो जाएगा? हो रहा है ना अपने देश में। मिनिमम टेम्परेचर ठीक है वो रसा वाला हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन तब भी -70 तो जा रहा है ना सियाचिन में। और ऐसे भी जगह हैं जहां कभी +20 के नीचे नहीं आया साउथ इंडिया में। सॉइल बढ़े होंगे, रसा में सैकड़ों तरीके की सॉइल है। इन आवर कंट्री देयर आर ओनली 8 सब डिविजन ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, ऊसर सॉइल। यही 8 तरीके की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ 2800 तरीके की हैं। हर तरीके की मिट्टी भी मिल रही है, जोनल भी है, ए जोनल भी है, ट्रांसपोर्टेड भी है। जैसे रेगुर सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल, वो तो जोनल है ना, जिस जगह पे बेसाल्ट है उसी जगह पे बन गया। वेजिटेशन, कनाडा में सिर्फ कोनिफेरस फॉरेस्ट है, गल्फ में सिर्फ जीरोफाइट्स हैं, कटीले वन। हमारे यहाँ कटीले वन भी हैं, हमारे यहाँ कोनिफेरस भी है, हमारे यहाँ डेसिडुअस भी है, हमारे यहाँ एवरग्रीन भी है, हमारे यहाँ मैंग्रोव भी है। जो ग्रॉसलैंड आप लोग जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं, पंपास कंपास वेल्ड डाउन, तब अभी भी पढ़ते ही होंगे, ठीक है। तो सवाना वो ग्रॉसलैंड भी अपने हैं, बुग्याल और पयाल। मर्ग, गुलमर्ग ये ग्रॉसलैंड, कश्मीर का बुग्याल पयाल यहाँ उत्तराखंड में है। और उससे अलग हटके देखिए तो विश्व के तमाम विकसित देश सिर्फ पहाड़ हैं। कनाडा सिर्फ पहाड़, नेपाल सिर्फ पहाड़, विश्व के बहुत से देश सिर्फ प्लेन हैं, इटली पो का मैदान। विश्व के बहुत से देश सिर्फ आइलैंड हैं, वेस्ट इंडीज, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव। विश्व के बहुत से देश सिर्फ प्लाटू हैं, तिब्बत, मंगोलिया।
विश्व के बहुत से देश सिर्फ कोस्टल प्लेन है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कुछ नहीं है, सिर्फ समुद्र तट है, चारों तरफ समुद्र तट है, लखनऊ के बराबर मान लीजिए देश है, चारों तरफ समुद्र है। इसका मतलब विश्व का के सारे देश सिर्फ एक ही चीज है, या तो वो पहाड़ है, या तो वो पठार है, या तो वो मैदान है, या तो वो रेगिस्तान है, या तो वो आइलैंड है, या तो वो समुद्र तट है। लेकिन ये सारी की सारी फिजियोग्राफिक फीचर अकेले भारत देश में मौजूद है। और ऐसा नहीं कि पहाड़ है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची, और ऐसा नहीं कि वो अकेली ऊंची, 100 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर लोकेटेड इन द हिमालय। हिमालय के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है अकांकागुआ साउथ अमेरिका में, वो 7,000 से भी कम है, 6,990 के करीब। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी फिजियोग्राफिकली भी मौजूद है, और इसीलिए विभिन्न तरीके के मिनरल्स भी मिलते हैं, विभिन्न तरीके के अन्न भी मिलते हैं, विभिन्न तरीके की संस्कृतियां भी मिलती हैं, विभिन्न तरीके के परिवेश भी मिलते हैं, विभिन्न तरीके का रहन सहन भी मिलता है। और जब रेसेस की बात करते हैं, जो लोग फिर सोशियोलॉजी वगैरह में या जूलॉजी में पढ़ते हैं कि ये क्या द्रविडियन और मंगोलायड वगैरह, तो विभिन्न तरीके की रेसेस भी मिलती है। और फिर इन रेसेस के ऊपर इन्वायरमेंट आप देखिए कि किसी भी देश में एक ही इन्वायरमेंट है, पूरा गल्फ गर्म, पूरा यूरोप मतलब पूरा कनाडा एकदम ठंडा। हमारे यहाँ ठंडा कहीं है, कहीं गर्म है, कहीं नॉर्मल है, कहीं बरसात है, कहीं 12 महीने बरसात है, कहीं कहीं कम बरसात है, कहीं सूखा है। एक ही साथ सब चीजें हो रही हैं। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही भारत को एक महान देश बनाती है। ऐसा नहीं जो बचपन से हम लोग पढ़ते थे, भारतीय उपमहाद्वीप पढ़ते थे ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, व्हाई इट इज नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि ये जो पहाड़ पठार मैदान और रेगिस्तान और कोस्टल प्लेन आइलैंड्स ये मिल रहे हैं, किसी देश में नहीं मिलते हैं, ये किसी कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं। ये कॉन्टिनेंट की ही विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं एक साथ भारत देश में मौजूद है, इसलिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और यही इसकी फिजियोग्राफिकली भी विविधता में एकता है। तो हमको कोई भी सिचुएशनल एस्पेक्ट आता है कि वहां दंगा हो गया तो क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, बस प्रेजेंट हटाना है, सिर्फ प्रेजेंट। अब वो प्रेजेंट हटाने का क्या तरीका होगा, ये कभी एक तरीका नहीं हो सकता, कभी भी एक तरीका नहीं हो सकता। कभी डंडे के सहारे वो वर्तमान टल सकता है, कभी बातचीत के सहारे वो वर्तमान टल सकता है, कभी निवेदन के सहारे वो वर्तमान टल सकता है, कभी आप ये कहते हैं बस आज का आप मौका दीजिए, कल सारी चीजों का निर्णय हो जाएगा, दोनों पक्ष के दो लोग मेरे पास आ जाइए, बस आज आप छोड़ दीजिए, कल आप आइए, कल ही फैसला हो जाएगा, बस आपको आज टालना है, बस बात खत्म हो जाएगी। जैसे भी हो, वो सदैव मैं बोलता हूं कि एक ही परिस्थिति सदैव सी नहीं रहती। आज आप जो जैकेट पहने हैं, अभी 2 महीने बाद इस जैकेट की उपयोगिता नहीं है, तो वो टाइम टू टाइम, मैन टू मैन हो सकता है कि एक आदमी कभी कभी होता है कि वो गुस्से की नहीं सुनता, निवेदन का ही सुनता है, कोई होता है निवेदन का नहीं सुनता, गुस्से का ही सुनता है। ये बातचीत के आधार पर लग जाता है कि ये निवेदन से सुनेंगे कि गुस्से, ऐसा नहीं है, कभी कभी लाठी का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये तो उस समय परिस्थितियां, लोगों से बातचीत करके देख के इतना अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे हमको किस तरीके का अप्रोच लेना है। बस ये जान लीजिए कि वर्तमान को बस टाल देना है किसी भी तरीके से, कितना भी बड़ा दंगा होगा वो टल जाएगा। और कभी भी किसी भी दंगे में बहुत बहादुर नहीं बना जाता है, कभी भी नहीं बनता है। ये आप सोचा अरे नहीं मैं तो ये हूँ और बहुत बड़ा हूँ मैं, और मैं IPS हूँ और मैं तो SP हूँ, कुछ नहीं। क्योंकि भीड़ जो है, सोशियोलॉजी है किसी का ऑप्शन, क्या ऑप्शन है भाई, इतना फेमस ऑप्शन सोशियोलॉजी किसी का, क्राउड और ग्रुप, आप लोगों का ग्रुप है, क्लास एक ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी एक एसोसिएशन है, आप क्लास बहुत सी चीजें हैं, एसोसिएशन भी है, इंस्टीट्यूशन भी है।
क्राउड ग्रुप नहीं है। क्राउड में आप क्लास में सभी को जानते हैं, क्राउड में आप किसी को नहीं जानते। आपके बगल वाला कहाँ का है आप नहीं जानते, वो बहुत सज्जन है कि बहुत बदमाश है आप नहीं जानते। उसका नाम ही है भीड़। आपने ये नहीं कहा कि मेरी क्लास के बच्चे थे, आपने ये नहीं कहा मेरी यूनिवर्सिटी के थे, मेरे गांव के थे, आपने कहा बहुत भीड़ लगी थी। मतलब आप किसी को भी नहीं पहचानते। तो क्राउड किसी को भी नहीं पहचानती, यही क्राउड की डिफिनेशन है। तो क्राउड में आप ऐसे नहीं हैं, उसमें आप भी एक भीड़ के सदस्य हैं। तो भीड़ किसी को भी नहीं पहचानती, उस भीड़ में कभी भी बहादुर नहीं बनते हैं, वर्तमान समस्याओं को टालते हैं जैसे भी टले, निवेदन करके टले, गुस्सा करके टले, पुलिस बल लगा करके दौड़ा करके टले, समझा करके टले, निवेदन करके टले, या सबको आप लोग मार कर लीजिएगा लेकिन अभी आइए चाय पी लीजिए, उसके बाद से फिर वार्ता करते हैं। 5 मिनट के लिए शांत, बहुत बात बोलते ही है साम दाम दंड भेद। हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी सेंटेनियल सेलिब्रेशन हुआ था, आप सब लोगों को पता होगा जो लोग लखनऊ में। सेंटेनियल सेलिब्रेशन में इंटरनेशनल एलुमनी मीट हुई थी 24 नवंबर को, उसका चेयरमैन मैं ही था। बहुत से लोगों को मैंने बुलाया, बहुत से लोग आए, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, वाइस चांसलर हो, डायरेक्टर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो। IAS में दूसरी पोजीशन थी लीना जोड़ी की 91-92 में, शी वाज आल्सो हियर एट दैट टाइम। सुमिता मिश्रा फाइनेंशियल एडवाइजर टू PM, आराधना शुक्ला जी यहीं पे हैं माध्यमिक में, वो भी आए थे। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी थे। उसमें एक थे सज्जन जो कि नहीं आ रहे थे, बोले भाई मैं नहीं जाऊँगा, हमको आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय में बुलाया गया। हमने कहा सर आ जाइए, बहुत ज़रूरी है, शताब्दी वर्ष समारोह। उन्होंने कहा कि नहीं हमको आज तक नहीं बुलाया गया, तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने उनसे कहा कि सर आपको जब शताब्दी वर्ष में सम्मानित होना था तो आप इसके पहले कैसे सम्मानित हो सकते थे। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य लोगों को सम्मानित कर दिया लखनऊ विश्वविद्यालय ने, लेकिन मैं नहीं सम्मानित हुआ। हमने कहा सर प्रकृति की हर घटना में मंगल के बीच छुपे होते हैं, आप पहले सम्मानित नहीं हुए, कितना अच्छा था सर, क्योंकि आपको तो शताब्दी वर्ष में सम्मानित होना था। वो बहुत प्रसन्न आए थे। तो वो जो मैंने आपको पहले लाइन बोली थी कि ये नहीं कि IAS PCS में नहीं हुए तो बस अब तो भाग्य समाप्त हो गया। अरे आपका भाग्य कहीं और इंतजार कर रहा है अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि प्रकृति की हर घटना में मंगल के बीच बहुत पॉजिटिव लाइन है, बहुत ऊर्जा देती है ये, और यह भी बीत जाएगा। आज ये जितने भी खराब दिन आपको लग रहे हों, और यह भी बीत जाएगा, और इन्हीं दिनों को आप याद करेंगे। और प्रेमचंद जी ने गोदान में लिखा है, हिंदी तो होगा ऑप्शनल ना, हिंदी में नहीं कीजिएगा क्या ऑप्शनल भाई आपको, सबका हिस्ट्री है। जाग्राफी किसका है? कहाँ से जाग्राफी? नहीं ग्रेजुएशन साइंस। अच्छा। तो हिंदी में प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वर्तमान कितना भी दुखद क्यों न हो, उसकी स्मृतियां बड़ी मधुर होती हैं। सोचिए कितना अच्छा लगा कि वर्तमान कितना भी दुखद क्यों न हो, उसकी स्मृतियां बहुत मधुर होती हैं। तो आपका भाग्य, आपका व्यक्तित्व कहीं और निखरने वाला है। तो जो लिखा है ना धर्मी भारती ने, मनुष्य जो बेकार परेशान है, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि लिखने वाला तो शिल्पकार तो ऊपर वाला ही है, लेकिन हम पेन हैं, और हमारे कर्म इस पेन की स्याही, हम जितना कर्म करते हैं इस पेन में उतनी ही स्याही भरी रहती है। ऊपर वाला जो जो चाहता है वो लिखता चला जाता है, लेकिन अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो स्याही ही नहीं भरेंगे, तो ऊपर वाला सूखे पेन से थोड़ी कुछ हमारे मेहनत, हमारे कर्म इस पेन में स्याही भरने का काम करते हैं, और जितनी मेहनत करते हैं उतने तरीके के पेन में रंग आते हैं, और उतनी ही अच्छी हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी। If there is any specific question or query, you are most welcome, you may ask.
सर जैसे अगर ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट नहीं मतलब भूल गया हूँ, नहीं याद रहा, तो सर अगर हमारे उससे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ऊपर जाइए, ऊपर वाले ने एक्चुअली मैं सर हिंदी साहित्य लिया हूँ और मैंने जियोलॉजी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं सब भूल चुका हूँ जियोलॉजी का। अच्छा जियोलॉजी कहाँ से पढ़ा है? सर ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। मैंने पढ़ाया। जी सर आपने पढ़ाया था, आपके साथ मैं अजमेर गया हूँ। काफी समय हो गया ना सर, फर्स्ट ईयर से। थर्ड ईयर पढ़े हो? नहीं थर्ड ईयर नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर से। ये भूल नहीं सकते थे, ये बोले भूल गए मतलब मैंने नहीं पढ़ाया। ये BSc 1-2 किए हैं तो मैंने इनको पढ़ाया नहीं है। नहीं सर पेट्रोलॉजी में कुछ पढ़ा हो। ठीक है, क्लास कभी आ गए होंगे क्लास में, क्योंकि BSc 1 और 2 में मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। मेरी क्लास ही BSc 3rd ईयर सेडिमेंटोलॉजी से शुरू होती है। तो अजमेर तो फील्ड तो 3 टीचर जाते हैं, तो ये BSc 1 में पढ़े होंगे, कमल साहब, बली साहब पढ़ा होंगे, उमरेन सिंह जी सर बली साहब, और आप थे छावड़ा सर के साथ, दो लोगों के साथ में गए। और BSc 2 में तुमको पढ़ाए रहे होंगे जौहरी सर और छावड़ा सर। जी जी छावड़ा सर। और पेट्रोल किस सब में किए थे तो पेट्रोलॉजी भी बता दूं, तीसरा में मैं सर यहाँ 2010 में 2010 में तो पेट्रोलॉजी सेन शर्मा ने पढ़ाई थी। जी जी जी। तो मैंने इनको थ्योरी नहीं पढ़ाती। मैं थ्योरी बेसिक 3rd ईयर से पढ़ाता हूँ, सेडिमेंटोलॉजी में पढ़ाता हूँ। सेडिमेंटोलॉजी में पढ़े नहीं है, और पढ़े होते तो ये ना कहते कि मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं यही तो करता हूँ क्लास में। लेकिन आप चाहें तो सेडिमेंटोलॉजी के मेरे YouTube लेक्चर्स हैं, बहुत ही पॉपुलर लेक्चर्स हैं जो 12 देशों में लोग देख रहे हैं। नहीं जैसे मैं जब वो देखेगा जब वहाँ जो मतलब वैसे मैं आपको बता दूं, आपने कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पे नहीं पढ़ा है और नहीं याद है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं याद है। मैंने पहले ही नहीं बोली, यू आर नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग। बात समझ गए ना? आप सारी चीजें जान, लेकिन उसमें 2-3 चीजें जाननी चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपने विषय परिवर्तन क्यों किया, आप बोल दीजिए कि मेरी अभिरुचि इसमें नहीं थी। ठीक है, और ये स्वाभाविक है, जब आपको कुछ याद ही नहीं है उसका कि अभिरुचि नहीं है, आप बोलिए मेरी अभिरुचि हर आदमी की हर चीज में नहीं हो सकती। एक रिंच जो 13 इंच वाला है उससे 13 इंच का ही नट बोल्ट खुलेगा। वो बहुत कम ही रिंच होते हैं जिसमें वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 13, 17, 18 सभी लगे समझ गए ना? तो बाकी सब एक 2 चीजों में ही अभिरुचि होती है। अगर आपका ये क्लास है तो बहुत कम लोग होंगे जिनको कल्चरल एक्टिविटीज में भी मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, घूमने में भी मजा आता है, खाना बनाने में भी मजा आता है, और गमले में भी मजा आता है, हर चीजों में मजा आता है। सब दोस्त हैं उनके, कोई किसी से बैर नहीं है। लेकिन बहुत से लोग होंगे जो बड़े सिलेक्टिव होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। तो आपकी अभिरुचि, आप बोलिए कि सर मेरी अभिरुचि नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने पूछा कि जियोलॉजी विषय है क्या, तो जियोलॉजी विषय आपको जानना चाहिए। और जियोलॉजी इधर उधर जियोलॉजी के इधर ज्योग्राफी के हैं, दोनों में एक ही अंतर है कि जियोलॉजी में पृथ्वी का समग्र अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल में पृथ्वी का समग्र अध्ययन एक घर के रूप में किया जाता है, घर के रूप में। इसीलिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ते। या एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, जो मानव को खाना है, आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़ते। ये क्लाइमेट भी पढ़ते हैं जिसके ऊपर की जिसका मनुष्य के रिचुअल्स और कल्चर पर प्रभाव पड़ेगा, आप क्लाइमेट के बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि आप पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी को एक घर के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ये पूछा जाए तो आप बता सकें जियोलॉजी की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस क्या है, आप बता सकें। 2-4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नाम बताएं तो आप बता सकें, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाता है बाई चांस कोई जियोलॉजी का एक्सपर्ट को पूछ ही दिया कि सोइलिक सिस्टम बताइए, या हिमालय के बारे में बताइए, हिमालय का टेक्टोनिक सबडिवीजन बताइए, फील्ड कहाँ गए थे तो बताइए, तो अजमेर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ नहीं तो यूनिवर्सिटी वाला ही बता दीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है और वहाँ पे पुष्कर लेक है, ठीक है। और जियोलॉजी में बता दीजिए कि वहाँ पे पेगमेटाइट वगैरह कुछ याद है, वो सब वहाँ का तो याद है, मैं जो उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा हो सकता है। बाकी ये कोई भी चीज़ ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था और आप उसको कुछ नहीं जानते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि आप एक ब्रांच बस पकड़े रहिए जिसको समग्रता में जानिए। बाकी अपने कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस उतना ही हाई रहता है। जैसे इस लखनऊ शहर में जाना है, हमको एक ही रूट पता है 4 बाग वाली, तो हम उधर तो निकल गए। लेकिन अगर चौक की तरफ जाना पड़ गया
तो फिर हम तो डगमगा गए, अब यार कहते हैं तो रास्ता ही नहीं पता है। लेकिन जिसने चौक का भी रास्ता देखा उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो एक ब्रांच रहेगा तो भी आपका कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन अगर मैक्सिमम ब्रांचों की ABCD आ रही है, जो आपके दोनों विषय हैं उन दोनों विषयों में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, वो तो आ ही रहे हैं, जब मेंस की तैयारी की है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ा रहता है। देखिए घर में खाना पूरा बना रहे तो भूख नहीं लगती है, भूख तभी लगती है जब खाना नहीं बना होता है। तो वैसे ही है कि जब आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, जो भी सवाल पूछा जाएगा आप बता देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है जब हमारी विषय के ऊपर पकड़ नहीं। और कुछ सर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि जैसे आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो और चूंकि PCS के जितने भी जॉब मैक्सिमम है 5400 ग्रेड पे मैक्सिमम की है, तो आप ऑलरेडी 5400 ग्रेड पे हैं और पूछते हैं कि आप अगर ऑलरेडी 5400 ग्रेड पे तो दोबारा क्यों आप सीट खराब करना चाहते हैं, क्यों आप मतलब इस एग्जाम में आए, ये मतलब अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ग्रेड पे ही सब कुछ नहीं होता, हमारी रुचि भी तो होती है ना। अगर हमको नहीं पता है 5400 पे कौन कौन से हैं, लेकिन मान लीजिए 5400 पे ही कोई X तरीके की जॉब है जो कि हमें नहीं पसंद है, तो हम 5400 की Y तरीके की जॉब में आना चाहते हैं। सर वो कहने का मतलब ये नहीं था, हाँ, वो ये जानना चाहते हैं कि आप एक सीट क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों आप आना चाहते हैं। हम यही तो बोल रहे हैं कि 5400 पे ही X जो सीट पे हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी अभिरुचि उतनी नहीं है, हम 5400 की इस सीट पे आना चाह रहे हैं। जैसे हमारा एक दोस्त था, वो बोलता था कि हमको एक पद नीचे और 1000 रुपये कम तनख्वाह मिलेगी, अब तो तनख्वाह बहुत अच्छी होगी, तब मिला करती थी 4000 रुपये, 5000 रुपये, 2200 से 4000 ही तो मैक्सिमम स्केल पे स्केल थी पहले। तो बोला करता था कि मुझको 1000 रुपये कम और एक पद नीचे की भी नौकरी मिलेगी तो मैं लखनऊ में करना चाहूँगा। वो बोलता था मैं नहीं जाऊँगा मध्य प्रदेश, और कर भी रहा है, लखनऊ नहीं लेकिन यूपी में ही, ठीक है। तो आप बोलिए कि सर हमें ग्रेड पे की नहीं बात है, अपने अपने पसंद की बात है। 5400 की ग्रेड पे जो मैं X नौकरी वर्तमान समय में कर रहा हूँ, अगर 5400 की ग्रेड पे हमको ये नौकरी मिलेगी तो उसमें हमारी अभिरुचि है, उसके द्वारा मैं कुछ समाज को दे पाऊंगा, उसमें जो हमने अब तक सीखा है उसको उसके आधार पर हमें उसमें कुछ करने का मौका मिलेगा। सर वही कर लेंगे, फिर आप क्यों ये सीट लिए, आपने ये सीट खराब करी। खराब नहीं की, खराब नहीं की, ना खराब नहीं की सर। उस समय हमें आवश्यकता एक जीविकोपार्जन के लिए एक नौकरी की भी थी, हम नौकरी सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते हैं। तब कहिए कि हमारे घर परिवार, हमारे माता पिता की आशाओं को, समाज की आशाओं पे खरा उतरने के लिए मैंने तब ये नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति कर चुका हूँ, अब मैं अपनी अभिलाषा के लिए अपने रुचि के अनुसार 5400 के दूसरे ग्रेड पे में जाना चाह रहा हूँ। भाई नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारी रुचि मान लीजिए IAS बनने की थी, हम IAS नहीं बने, तो हम अगर मान लीजिए कि उसी ग्रेड पे हमको दूसरी नौकरी मिल रही थी तो हम लेंगे ही नहीं, लेंगे ना भाई, लेंगे, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है कल को क्या होगा। आप इस 5400 की ही कल को अपनी अभिरुचि वाली नौकरी पा जाएंगे, आज वाली छोड़ के, ये कौन जानता है। ऐसे उदाहरण तो है ना कि पहली बार प्रीलिम्स हुए, मेंस हुए, सिलेक्शन हो गया एलाइड में, और दोबारा कभी प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई की, है ना, उदाहरण सभी के पास है। तो आप बोलिए कि 5400 की जो मैंने पहली नौकरी से की, एक नौकरी तो चाहिए थी ना जीविकोपार्जन के लिए। हमने वो नौकरी की अपने घर परिवार समाज की अभिलाषाओं पे खड़ा उतरने के लिए, तो मैंने प्रतियोगी परीक्षा में मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, जिसलिए मेरे माँ बाप पढ़ा रहे थे, तो मैंने एक महीने ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरी इसमें अभिरुचि नहीं है, मेरी अभिरुचि इसलिए इसमें है, इसलिए मैं ये दोबारा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा हूँ। और अगर आपकी सर नहीं हुआ तो मैं अगली बार फिर दूंगा, क्योंकि हमारी रुचि उसी में है। जब तक हमारे पास मौका रहेगा, मैं अपनी रुचि को पाने के लिए, अपनी इच्छा अनुसार पद पाने के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। और कुछ? नो मोर क्वेश्चंस? सर कैरियर ऑप्शन कैसे लीजिए सर? मान लीजिए सफल ना हो तो उसको कैसे? ये तो मैं तब से इतने देर से तो ये बताया है कि सर तो कैसे करें उसको? बता रहा हूँ। देखिए, हर हमारा जज हमसे बेहतर कोई भी नहीं, हम ही अपनी प्लस पॉइंट जानते हैं, हम ही अपना माइनस।
कोई भी नहीं जानता है। बहुत से हमारे ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो मेरे दोस्त नहीं जानते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माइनस पॉइंट हैं जो मेरे दोस्त नहीं जानते हैं, सिर्फ मैं जानता हूँ। कैरियर बनाने के लिए हमें अपने ऐसा भी नहीं है कोई किसी के पास माइनस पॉइंट ही नहीं हुई। आपकी भी इच्छा करती है कि आप घूमें, आपकी भी इच्छा करती है कि आप पिक्चर देखें, लेकिन बहुत सी चीज़ों को पाने के लिए बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, और जब कुछ समय तक आदमी त्याग कर देता है तो वो चीज़ फिर समाप्त हो जाती है। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हॉस्टल में था, हमारे वार्डन साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। 9, 10, 11, 12, 4 साल में सिर्फ एक पिक्चर हम लोगों को देखनी थी। जितने हम लोग, ये नहीं कि मैं जितने हॉस्टल में सभी, मैक्सिमम एक वो पिक्चर देखने की आदत वही जिस समय लोगों की शुरू होती है, हम लोग भी उसी समय मर गए। यहाँ जब BSc MSc सब हॉस्टल में रहे, PhD करते थे, मुश्किल से 3-4 देखी होगी, आज तक कहिए 10-15 पिक्चर देखी होगी। जितनी अच्छी पिक्चर आप नाम लेंगे हमने कोई देखी ही नहीं होगी। हम लोग वार्ता करते थे कि शोले बड़ी अच्छी पिक्चर थी, तो जब मैं नौकरी पा गया तो मैंने शोले पे गया, देख लें, लोग वार्ता करते हैं बहुत अच्छी पिक्चर थी, ठीक है। मुगले आजम लोग वार्ता करते हैं कि बहुत अच्छी पिक्चर थी, तब तक कलर्ड बन के आ गई थी, तो फिर कलर्ड वाली देख ली, कुछ देख लो यार की वार्ता लोग करें। तो बहुत बार होता है, बहुत सी चीज़ें पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, और त्याग फिर एक दो बार कीजिए, फिर तो आदत बन जाती है, फिर वो छूट गई। तो होता यह है कि आपको अपने प्लस मालूम है, आपको अपने प्लस माइनस मालूम। एक और मैं बोलता हूँ कि किसी भी आदमी का वो समाज में कितनी इज्जत पाएगा, ये उसके कर्म, उसके संस्कार, उसके बात व्यवहार में। बहुत अच्छी पद पे भी पहुंच करके आप लोगों के आदर के पात्र नहीं हो सकते हैं, और बहुत छोटी पोस्ट पे हो के भी आप लोगों के बहुत श्रद्धा भाव हो सकते हैं। उनकी हिंदी है, हिंदी में रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकार में लिखा है कि प्रेम क्या है और श्रद्धा क्या है। तो लिखा है कि प्रेम बड़ा संकुचित भाव है, जो जिससे प्रेम करता है सिर्फ चाहता है हम ही इससे प्रेम करें, दूसरा कोई प्रेम न करे। प्रेम संकुचित भाव है। श्रद्धा बहुत विस्तृत भाव है, जिसके प्रति आप श्रद्धा करते हैं, चाहते हैं दिनों दिन इसके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाए। और श्रद्धा के लिए प्रेम का कारण अज्ञात होता है। क्या है चीज? श्रद्धा पाने के लिए उस व्यक्ति के अंदर एक न एक गुण होना चाहिए, तभी वो श्रद्धा पाएगा। तो जब हमें पता है कि हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारे माइनस पॉइंट क्या है, हमने कंपटीशन आजकल तो तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, और अब तो प्राइवेट भी बहुत सी ऐसी चीजें आ गई हैं। अब इस पे फिर मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। ये जाग्रफी बोले, मैं मेरे सारे दोस्त जाग्रफी और जियोलॉजी से ISPC ये सब हो गया, IAS भी हो गया, IPS भी हो गया, IRAS भी हो गया, IFTS भी हो गया, PCS भी हो गया। मैं जियोलॉजी और हिंदी से देता था। जियोलॉजी में उनसे ज़्यादा पाता था, GS में पाता था, हिंदी में नहीं पाता था। हिंदी में पाता था, लेकिन हिंदी इसलिए कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, तो हमको दोनों और सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल जाता था। बाद में जब मैं कंपटीशन में नहीं हुआ, तो यहाँ राव IAS में उस्मान जी ने कहा कि आप जाग्रफी पढ़ाइए। हमने कहा जाग्रफी तो मैंने ज़िंदगी में पढ़ी ही नहीं। तो बोले कि नहीं, हमारे पास जाग्रफी तो कोई है नहीं, वो इलाहाबाद से आते हैं पढ़ाने, तो आप पढ़ाइए। हमने जाग्रफी कभी पढ़ी नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। और हम लोग इसमें GS में भी न्यू मून, फुल मून और नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड बस आता था। GS में भी पहले बहुत ज़्यादा नहीं आता था, तो उतने मैं जानता हूँ, तो ये क्लास ले पाऊँगा बस। तो बोले अच्छा आप GS उठाना सीखिए। हमने कहा ठीक है, तो मैं GS उठाना सीख गया राव IAS। मैंने पहले दिन जब क्लास ली तो बच्चों ने कहा सर ऑप्शनल लेंगे हम जाग्रफी। तो हमने कहा कि ऑप्शनल, तो हमने कहा कि अच्छा तुम लोग अंशुमान सर से बात कर लेना। सब के बच्चे बात की, तो उन्होंने कहा हाँ लीजिए। तो हम तो बोले आप पढ़े नहीं, बोले नहीं आप पढ़ाइए। तो हमने कहा मुझे आते नहीं और मैं नोट्स लेकर पढ़ाता नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो देखिए, तो हमने कहा चलिए मैं रात भर घर पर पढ़ता था, सवेरे आके वो पढ़ाता था। तो पहले तो फिजिकल जाग्रफी पढ़ाई, तो वो तो आती थी, प्लेट टेक्टोनिक्स और रिवर और ग्लेशियर सब आता था, वो मैंने पढ़ाया। उसके बाद से मैंने बच्चों से कहा कि मैं जनरली झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैंने बच्चों से कहा कि आजकल थोड़ी सी दिक्कत है समय की, तो अब मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, दूसरे सर आएंगे। तो जिसने जाग्रफी से इंटरव्यू किया तो उसको मैंने बोल दिया कि अब तुम पढ़ाओ। हॉस्टल में रहता तो पढ़ाना सीख गया। बच्चे फिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आए, बोले नहीं सर आप ही पढ़ाएंगे। तो हमने कहा कि इसमें मेरे पास समय की थोड़ी किल्लत है, मैं क्या कहूँ कि हमें कुछ आता ही नहीं। तो अंशुमान जी से फिर मैंने कहा मैं कहाँ से पढ़ा पाऊँ वो जाग्राफिकल थॉट वगैरह और पॉपुलेशन जाग्रफी, ह्यूमन जाग्रफी। तो बोले देखिए डॉक्टर साहब जब बच्चे पढ़ाएं, हमने कहा चलिए
मैं थॉट तक को नहीं पढ़ा, पूरा सिस्टम एनालिसिस और डिटर्मिनिज्म और नेचुरलिज्म और पॉसिबिलिज्म सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और सब मैंने पढ़ाया। और सोच लीजिए वो चीज़ भी मैं क्लास में एक नोट्स नहीं लेके गया। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो क्या, वो कौन क्रॉप और मल्टीपल क्रॉप और क्रॉप इंटेंसिटी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। और मैंने जब पढ़ानी शुरू की तो वैसा ऐसी इसकी ज्योग्राफी बंद हो गई। सब लोग मेरे पास पढ़ते थे और बच्चों ने ये कहा जब अनुमान तक खुद ही हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते थे और सोशियोलॉजी पवन मिश्रा से पढ़ाते थे और बच्चों ने उनसे कहा कि सर हम लोग को सिर्फ ज्योग्राफी समझ में आ रही है, ना हिस्ट्री समझ में आ रही है, ना सोशियोलॉजी समझ में आ रही है। तो मैंने फिर जब आपस में चाय पीते समय बात होती थी तो मैं बोलता था देखिए क्रेडिट मेरी है, आप लोग नहीं बोले क्यों। हमने कहा आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिससे आपने IAS मेंस दिया है और मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसको मैंने क्लास 8 के बाद कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने क्लास 8 के बाद कभी नहीं पढ़ा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मेहनत की है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा ही। हो सकता है कि हमको यहाँ ना जाना हो, हमको वहाँ जाना हो। आज कुमार विश्वास सब देश में लोग जान रहे हैं, कुमार विश्वास राज्यसभा का टिकट पा गए होते तभी से तो अलग हुए ना केजरीवाल जी से। राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, पा गए होते तो क्या होता है, केजरीवाल जी के साथ जी हाँ हाँ जी कर रहे होते। इस समय देखिए हर जगह अब तो अकेले ही क्या है, तो अकेले है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पेन में बस इंक भरे हुए हैं तो ऊपर वाला कुछ अच्छा ही निर्माण करेगा, ये पक्का है। तो कैरियर के ऑप्शन देखिए, समय जैसे होता है ना नाटक में लिखते थे हम लोग जब 6th 7th 8th में, देश काल और वातावरण, तो वैसे ही देश काल और वातावरण के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार हमारे कैरियर के ऑप्शन भी बदलते जाते हैं। अभी आप मेहनत कीजिए, कंपटीशन होगा ही होगा। आप तो इतने कंपटीशन आ गए हैं कि हो ही जाता है, नहीं होगा तो कुछ और अच्छा ही होने वाला होगा। बस इसमें यह है कि मन में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आपने मेहनत किया है उस मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलने वाला है, मिलेगा ही। मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए मन में निराशा अगर आ गई तो समझिए फिर तो आशा खत्म हो जाएगी। तो मन में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए कि कैरियर के ऑप्शन तो आप चलते चलेंगे, आपको दिखते चलेंगे। बहुत बार तो आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है ना, लेकिन जब आगे तक जाते हैं तो फिर कहीं दाएं जा रहा है, कहीं बाएं जा रहा है, किसी ने पूछा किसी ने बता दिया। कैरियर के ऑप्शन बहुत से हैं, एक दो नहीं है। और कहाँ पे विवेकानंद हॉस्पिटल है, देखा होगा आप, उसके इधर एक ढाबा है, पप्पू ढाबा, बहुत पुराना है। जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तभी वो ढाबा था। तो उसके पास पेट्रोल पंप है, पता है आप लोग, पेट्रोल पंप है उसके पास। और कौन सी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर। ढाबा चलाता है और ऐसा भी नहीं कि वेल ड्रेस टाई लगा के बैठा है। जो नहीं जानता होगा उसको अभी भी यही समझेगा कि जैसे तैसे जीव को पालन कर रहा है। मेहनत किया, अब क्या शालीनता थी। 30 रुपए का किसी ने खाना खाया, अगर उसने 12 रुपए दिए तो पप्पू ने 12 रुपए ही लेके रखे। ये नहीं कहा कि नहीं ये तो 30 रुपए तुम 12 क्यों दे रहे हो। तो कई और जितने संपर्क हैं उसके IAS PCS लोगों से बहुत लोगों के नहीं होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के एल्यूमिनियम मीट में भी बुलाया जाता है क्योंकि बहुतों को खाना खिलाया है। तो होता यह है कि किस तरीके से कोई काम हम करेंगे, कैसे परिस्थितियां हमारा साथ देंगी। परिस्थितियां तो साथ देने के लिए ही बैठी हुई हैं, और किस लिए। परिस्थिति क्यों आपका बिगाड़ेगी, लेकिन यह है कि X में नहीं Y में साथ देने के लिए बैठी है, Y में नहीं Z में साथ देने के लिए बैठी है। आप एक सी बस अटेम्प्ट मार के फिर बैठ गए कि नहीं आपसे कुछ नहीं होगा ना, Y ट्राई कीजिए, Y खत्म Z ट्राई कीजिए, Z खत्म A ट्राई कीजिए, A खत्म B ट्राई कीजिए। बहुत से लोग को देखिए जीवन पर्यंत चंद्रशेखर जी कब PM बने थे। आप सोच सकते हैं जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में 40 सांसदों को लेकर कोई बहुमत की सरकार बना लेगा, थे ना, प्रधानमंत्री थे। ये सोचते कि अरे यार ये तो जनता पार्टी की जब सरकार है तब भी जब मैं नहीं बन पाया तो अब कब बनूंगा। जनता पार्टी तो भाई उसके वो राष्ट्रीय थे, लेकिन तब नहीं बने ना, तो निराश हो सकते थे। अरे यार जब हमारी पार्टी आई जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब मैं PM नहीं बना तो अब मैं क्या PM बनूंगा। निराश हो सकते थे, नहीं निराश लगे रहे। एक लोकतांत्रिक देश में जहां बहुमत की सरकार होती है, 40 सांसद लेके PM बने, नाम तो है ना स्वर्णाक्षरों में,
एक ही पद दिया प्रधानमंत्री का। देवगौड़ा का नाम सुने थे कभी? देवगौड़ा जी आज किस हालत में है भी नहीं पता, लेकिन पीएम रहे, परिस्थितियां थी अनुकूल। तो प्रकृति के हर घटना में मंगल के बीज छुपे होते हैं और यह भी बीत जाएगा। और तीसरी चीज मैंने जो बताई कि हमारी मेहनत की, पेन की इंक है, ऊपर वाला तो लिखने को तैयार बैठा है, बस इंक उसमें करते हैं, वो आपकी मेहनत। तमाम ऑप्शन आते हैं। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आप बोलते हैं उन्हीं से सवाल को निकालते हैं, तो सर ऐसी सिचुएशन को कैसे टेकल किया जाए कि हम अपने अनुसार बोले? देखिए, इंटरव्यू में सिर्फ यही नहीं देखा जाता है कि आपका ज्ञान है कि नहीं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। वो ज्ञान का टेस्ट हो चुका है आपका, आपने प्रीलिम्स निकाला है, आपने मेंस निकाला है, तो आप ज्ञानी हैं। अब वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है कि आप उस प्रश्न को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। बस इसी का वो टेस्ट है। उसी में देखिएगा कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग आई करने लगते हैं, अरे हाँ, फिर यूं करने लगते हैं, फिर यूं घबराने लगेंगे, फिर पानी वानी पीने लगेंगे। तो फिर लगता है कि आदमी, क्योंकि जब आप कहीं पे भी पोस्टेड हैं तो परिस्थितियां आपको बता के थोड़े नहीं आएंगी, परिस्थितियां बता के तो आएंगी नहीं, परिस्थितियां तो अचानक ही आएंगी, अचानक उत्पन्न होगी। तो उस अचानक की परिस्थितियों में ही आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आप उस पर किस तरीके से टैकल करना है, कैसे जवाब कुछ नहीं, कोई भी जवाब नहीं। देखिएगा कई नेता होते हैं कि बहुत काम करते हैं और तब भी लोग इज्जत नहीं देते, और कई एक को काम नहीं करते हैं, लेकिन आप जाएंगे तो ऐसे गले मिलेंगे आपसे, अरे आइए 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 आइए, बड़ा अच्छा लगा, और अरे चाय लाओ भाई आए हैं, पानी लाओ। और आपने जो काम किया एक को काम नहीं हुआ, आप भी खुश हैं कि यार बहुत प्रेम से। बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कोई काम नहीं करते लेकिन बहुत प्रेम से मिलते हैं और आप प्रसन्न हैं, पूरी जनता प्रसन्न है। और बहुत होते हैं कि बहुत काम करते हैं लेकिन तब भी लोग, तो ये क्या है, ये तो वाणी का ही है ना कि एक जो है अरे आइए आइए चाय लाओ और पानी लाओ और बिस्कुट लाओ, और फिर वो चले भी गए, हम जा रहे हैं लेकिन आप फिर आएंगे, आप दोबारा आइएगा, ये आना आपका आना नहीं माना जाएगा। आप भी खुश हैं कि अरे भाई क्या इज्जत दी, काम आप भूल गए, आप उसके इज्जत में आ गए। तो हमको पर्सनालिटी टेस्ट में किसी प्रश्न जो पूछा गया उसका हम किस तरीके से उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देने के तौर तरीके से अगले ने आपकी पर्सनालिटी जज करें। वही है ना कि पत्थर तोड़ रहा हूं और रोजी रोटी कमा रहा हूं और मंदिर निर्माण कर रहा हूं, तो समझ में आ गया कि तीनों की मनोभावना कैसी है। और कुछ सर मैं घबरा जैसे जाता हूँ ज़्यादा, मतलब कोई बोर्ड के सामने या कोई भी, तो या खड़े होकर बोलना पड़े या देखिए दो चीजें हैं, एक तो घबराहट इंटरव्यू है तो बहुत नेचुरल है, ये नौकरी करना है तब भी जाएंगे तो घबराएंगे, नौकरी कर रहे हैं तब भी जाएंगे तो घबराएंगे। तो मतलब पैसा वो तो देखिए वही बता रहा हूँ, वो तो बट नेचुरल है। घबराहट तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि घबराइएगा नहीं और ये नहीं कीजिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा नकारात्मक, लेकिन वो तो घबराएंगे यार, उसको हमारे कहने से थोड़ा नहीं आपकी घबराहट समाप्त हो जाएगी। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका नाम क्या, आइए राम मनोहर जी, और राम मनोहर जी उस समय कांप रहे हैं, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, जो भी सचिव रहे हैं सबका नाम ले रहे हैं, और राम मनोहर जी अपनी फाइल लिए फिर चले जा रहे हैं, तो वो तो नकारात्मकता स्वाभाविक है। इंटरव्यू के पहले का एक डर वो स्वाभाविक है, वो तो होना भी चाहिए, और वही डर जो है जिसके लिए कि आप पढ़ेंगे अभी से, वो डर ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, वो डर तो स्वाभाविक है। लेकिन ये है बोलना भी से, जैसे मैं खड़ा हुआ था तो लड़खड़ा के बोलने लगा था जैसे सामने आप, तो आप यहाँ माइक लेकर बोला कीजिए अपना। देखिए अभी आपसे कहा जाए यहीं पे बोलने के लिए ABCD बोलिए, आप घबराएंगे नहीं, ABCD नहीं घबराएंगे। अच्छा, और हनुमान चालीसा याद है, उसको सुनाना हो घबराएंगे नहीं घबराएंगे। इसका मतलब ये कि आपके पास जो सब्जेक्ट का जो विषय की पकड़ है वो पकड़ बहुत मजबूत है। गाड़ी चलाते में
जो लोग भी चलाते होंगे टू व्हीलर या फोर व्हीलर, वो बात करते हुए चलाते हैं, बात करते रहते हैं, एक्सीलेटर गियर ब्रेक दबता रहता है। लेकिन जब सीखे थे अच्छा हाथ तो यूँ हाथ बजा रहे हैं, क्लच तो यूँ क्लच दबा रहे हैं, ठीक, लाइट भी देख रहे हैं किधर है तो फिर देखे तो इधर बटन दबा रहे हैं। अब वो चलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लाइट इधर दब गई, गियर इधर दब गया, एक्सीलेटर उधर चला गया, सारी चीजें चल रही। लेकिन जब सीखे थे तो बदला लगा ये नहीं करना है। तो मतलब कि अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़े समय बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, बातचीत करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब सीखे थे तो जब कोई बहुत भीड़ वाला चौराहा आया होगा तो सोचोगे अरे यार अब क्या करें, तो कई लोग पहले ही रोक लेते हैं, जो ट्रेंड होता है उसी को दे देते हैं, तो ये चौराहा हम ना निकाल पाएंगे। ऐसा हुआ होगा बहुत के साथ, भाई ये चौराहा तो हम ना निकाल पाएंगे, इसको तो तुम आगे निकालो, फिर आगे हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब कॉन्फिडेंस आ गया तो पार कर रहे हैं। इसका मतलब कि विषय की पकड़ हमारी ढीली है, लेकिन पकड़ ढीली नहीं है। पकड़ है तभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किए हैं। लेकिन जो पकड़ हमने बताया ना कि लिख के भी पकड़, सुन के भी पकड़, आंखों की भी पकड़, जब तीनों की पकड़ होगी तब वो पकड़ असली पकड़ है। अभी हो सकता है कि वो पकड़ सिर्फ सुन के पकड़ हो या लिख के पकड़ हो, जो अभी 2 महीने बाद गायब हो जाएगी। तो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बोल के प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए, किसी मित्र से बोलिए कि यार जरा उसके बारे में बताओ, सुनिए, याद रहेगा। पिक्चर आप याद करते हैं, पिक्चर की कहानी किसी ने याद नहीं की, सिर्फ सबने सुनी, वो पिक्चर देखा और सुना, और पूरी स्टोरी अभी आपसे कोई पूछे 16 में क्या हुआ, आप पूरा बढ़िया सुनाएंगे, फिर ऐसे हुआ, क्योंकि आपने देखा भी उसको और सुना भी उसको। लिखा नहीं, किसी ने 16 की स्टोरी लिख के नहीं होगी, लेकिन 2 चीजों के द्वारा उसको किया तो याद है, परमानेंट मेमोरी में है। आप तीनों से कीजिए, सुनिए भी, पढ़िए भी, लिखिए, परमानेंट मेमोरी जाएगी। इसका मतलब अगर हम कहीं भी घबरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी है। आत्मविश्वास में कमी हमारे उस जो भी विषय है, उस विषय की ढीली पकड़ को इंगित करती है। मजबूत पकड़ हुई आप कभी घबरा नहीं सकते। आपने घर में 3 लोगों का खाना बनाया, 15 लोग आ गए, आप घबरा गए। आपने 25 लोगों का खाना बनाया है, आए कोई 20 लोग आए, क्या करना है, एकदम वैसे ही बैठे हुए, कोई घबराहट नहीं हो रही। खाना शुरू किया जाए तो आप बोले हाँ शुरू किया जाए। अब 15 लोग आए हैं, 3 का खाना बनाया तो वो बोले कि खाना शुरू किया जाए, तो आप बोले अरे यार अभी भूख नहीं लगी है, क्योंकि आप बनाएंगे कि जरा 7-8 और चले जाएं तब फिर खाना शुरू किया, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जबकि हमारे पास ज्ञान, समग्रता में ज्ञान, ABCD सबका पता हो, जो कि पता है, प्रतियोगी परीक्षा के निकालने में होता है ABCD पता, 2-3 पे बहुत अच्छी पकड़ हो, और एक ही सिलेबस है सामान्य ज्ञान, उसको पूरी पकड़, उसको आप लिख के भी प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप सुन के भी प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप बोल के भी प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चन बना लीजिए ना, तो सब पता ही है आपको, जाते ही क्या पूछा जाएगा, क्या करना है इसमें, आप बनाइए उसका बढ़िया सा। ये थोड़ी कि नहीं सर अब तो घर पर बैठा था जैसे लॉकडाउन चल रहा है। क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें जैसे अभी लोगों का मैक्सिमम ये होता है SDM के लिए, SDM पे जैसे दंडाधिकारी के रूप में मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है, तो पूछा जाता है आप ग्रिड मैनेजमेंट कैसे करें। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में पूछ लिया गया कि आप ऑफिस में बैठे हैं, तो एक ग्रिड तंत्र आपके ऊपर अटैक करने, आपके किसी निर्णय के अगेंस्ट आपको विशेषता मारने के लिए जाएगी, आपके पास आपके गार्ड भी है, सब कुछ है, पता चला ग्रिड आपके फील्ड में आ गई है, लेकिन आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कई ऐसे सिचुएशनल वो होंगे जिसमें आपको प्रेजेंट को बताना चाहिए। अब वो आप प्रेजेंट, क्योंकि अगर आप उस समय टाल लेंगे तो फिर आपको कोई मार नहीं सकता है। वो प्रेजेंट कैसे टलेगा, मैंने बताया, कभी निवेदन से टल सकता है कि अरे भाई आप लोगों किस चीज़ पे आपत्ति है, मेरे किस निर्णय से आपत्ति है, इस निर्णय पर आपत्ति है, मैं चलिए उस निर्णय पर, ये नहीं कि बदलूंगा, क्योंकि बाई चांस नहीं बदले, पुनः विचार करना। हमारे ऊपर भी बहुत दबाव था ऊपर का, इसलिए मुझे वो करना पड़ा, मैं उस पर पुनः विचार करता, और आप लोगों का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। बात समझ गया ना, क्योंकि आपको प्रेजेंट डालना है, तब भी नहीं मानना है, बोले नहीं आपका बहुत गड़बड़ है और ऐसा है वैसा है, तो फिर कभी कभी हो सकता है कि आपको सहारा लेना पड़े, भीड़, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा गुस्साना भी पड़े। लेकिन जब क्षेत्र की ही जनता है, वो भीड़ नहीं है, वो
वो क्षेत्र की जनता है, क्योंकि वही जनता आपको फिर कल मिलने वाली है और वही जनता आपको परसों भी मिलने वाली है, क्योंकि वो क्षेत्र की जनता है ना। कोई रोड एक्सीडेंट तो है नहीं कि जनता इधर उधर की आएगी, उसी जनता से आपका डेली का सरोकार होना है। तो जिस जनता से आपका डेली का सरोकार होना है उनके ऊपर कभी भी कठोर तरीके से उनको नियंत्रण में नहीं किया जाना। ये क्वेश्चन जैसे अगर आपने उनके ऊपर लाठी चलवा दिया तो कल वो ज्यादा भीड़ लेके आएंगे और भीड़ लेके आएंगे, परसों और भीड़ लेके आएंगे, कितनों पे आप लाठी चलवाएंगे। तो जिस जनता से आपका डेली की, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पोस्टेड है, आप चलवा देंगे लाठी, कोई अंतर नहीं पड़ना है, क्यों? क्योंकि आप परसों दूसरी जगह पोस्टेड हो जाएंगे। लेकिन जिस जनता से कि आपका जब तक ट्रांसफर नहीं होता तब तक आपका सरोकार होना है, उस जनता से आपको निवेदन के साथ, वार्ता के साथ ही सामंजस्य स्थापित करना है। आप लोग जो कहिए मैं मानने को तैयार हूँ, आप अपने 2 प्रतिनिधि भेजिए, मैं बात करता हूँ। सबसे तो एक साथ में वार्ता नहीं की जा सकती, आप अपने 2 प्रतिनिधि भेजिए, जिस निर्णय से आप असहमत हैं आप मुझे बताइए, 2 लोगों से आप बात कीजिए। आते लोग ऐसे ही शांत हो जाएंगे। एक तो आपने तोड़ भी दिया 2 को, अब वो 2 थोड़े अपने को प्रिविलेज फील करते हैं, कह रहे हमको तो SDM साहब ने बुलाया बात करने के लिए। फिर उनसे कहिए भाई देखिए आप दोनों लोगों को मैंने इसलिए बुलाया कि आप मुझे लगता है कि नियंत्रण को वहाँ करते हैं। मैं इस पर पुनः विचार करूंगा, जो निर्णय लिया गया है आप लोगों का कहीं से भी अहित नहीं होगा इसमें। आप अभी जाइए, कल पुनः मैं बात करता हूँ और थोड़ा सा ऊपर पे भी टाल दीजिए, बाई चांस कोई आप नहीं चेंज किए कि मैं ऊपर के लोगों से भी बात करता हूँ। और ये हमारा डिसीजन नहीं है, सरकार का ये डिसीजन है। हम अगर कर भी देंगे आज, अगर हम टाल भी देंगे तो कल ये चीज लागू की जाएगी। जो भी हो वर्तमान परिस्थिति में निर्णय लिया जाता है। सर जैसे सर किसान आंदोलन इस टाइम हो रहा है, तो सिचुएशन दी जाती कि आप प्रमुख हैं तो इसको कैसे टैकल करें, कैसे उनको मनाएंगे, जबकि वो मान नहीं रहे हैं। कई बार की बैठक हो चुकी। देखिए फिर यही चीज है कि जो किसान आंदोलन का निर्णय है इसमें ब्लॉक प्रमुख क्या करेंगे फिर बताइए, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लिए गए वो तो बहुत ऊपर के लेवल से लिए गए हैं। सॉरी सर, नहीं सर, चीफ बनाए गए कि आपको बात करनी है उनका। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई मतलब आपको क्या करना है, आंदोलन खत्म कराना है कि आंदोलन बढ़ाना है? सर खत्म ही कराना, खत्म कराना। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई देखिए हम लोग आंदोलन के कई तरीके होते हैं, कई चरण होते हैं विभिन्न तरीके से। अभी जो आंदोलन है, एक आंदोलन के द्वारा हम लोगों ने अपना विरोध सरकार को जता दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं जताया। इस आंदोलन के जरिए सारे के सारे किसानों ने अपना, देश भर के किसानों ने अपना विरोध सरकार को दिखा दिया है कि हम आपके इस निर्णय से सहमत नहीं। अब कुछ समय हम सरकार को भी तो देते हैं ताकि वो इस पर विचार करे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में वो निर्णय लेके जो चीज बनने में इतना समय लगा। तो इसमें क्या क्या हम लोग एक अपना प्रत्यावेदन देते हैं कि हम इन बिंदुओं पे इसमें परिवर्तन चाहते हैं, और ये हम अपने ब्लॉक का देते हैं, वो अपने ब्लॉक का देते हैं, वो अपने ब्लॉक का देते हैं, हर जगह के हम लोग इन बिंदुओं पे आपसे सहमत नहीं है, इसमें हम निम्न तरीके के परिवर्तन की आशा करते हैं। ये हम सरकार को प्रत्यावेदन देते हैं, फिर उसके बाद से ये चीज होगा। मैंने सदैव ये बताया है और ये बहुत बड़ा निर्णय होता है, बहुत बड़ी चीज होती है कि वर्तमान आपको बस टाल देना। अभी आप 10 दिन के लिए बस आंदोलन समाप्त कर दीजिए, आंदोलन खत्म है, दोबारा तो जुटते जुटते लोग जुटेंगे। आप ये समझिए किसी, अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था, हमारे पास 2 लोग आए थे कानपुर विश्वविद्यालय के थे, दोनों लोगों ने अभी कोर्स किया था। तो लेक्चरर लोग जब हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन ही चल रही है, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में उनको ग्रेड दिया जाता है A, B, C, D और A+। उनका एग्जाम भी होता है और वो लोग एक प्रेजेंटेशन भी देते हैं और एक असाइनमेंट भी सबमिट करते हैं। वो 2 लोगों का उन्होंने, मैडम ने लिया, एक में A+ था, उनका खुद का A था। बोलिए सर मैं तो ये पा गई, A+ आप दे देते बड़ा हो जाता। हमने उनको बोला, और खैर फैक्ट भी था कि मैं नहीं था। हमने कहा देखिए 5 लोगों ने ये निर्णय लिया। किसी ने वो टेस्ट चेक किया, किसी ने असाइनमेंट चेक किया, किसी ने आपका प्रेजेंटेशन देखा, उसके आधार पर सब नंबर दिए गए। मैं आपको A+ करने को तैयार हूँ। उन 5 लोगों के दिए हुए नंबर को भी मैं परिवर्तन करने को तैयार हूँ, बशर्ते इस A+ करने से आपको एक जगह भी 1 पैसे का कोई फायदा नहीं रहा। जिस दिन आप नौकरी पा गए, हाई स्कूल के 70% और हाई स्कूल के 72% और हाई स्कूल के 80% 85% जिस जॉब में सब आला इक्वल ना हो, कोई सेकेंड डिवीजन हो गया उसके बराबर।
हमने कहा आपको A+ और हम आपको ये वचन दे रहे हैं कि किसी भी जगह पे आपको लगे कि ये A+ होता तो मेरा ये काम बन जाता, तो आप A+ कर लीजिएगा, मैं डिक्टो करूंगा कि हाँ मैंने A+ ही दिया। तो आपको बस पूरा खुश हो गए, आपको बस वर्तमान टालना है। प्रशासन की सबसे बड़ी कला है कि जो प्रेजेंट चल रहा है उस प्रेजेंट को टालिए जैसे भी हो। और मैंने ये बताया कि हर जगह परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कहीं पे वो निवेदन से कर सकता है। विश्वविद्यालय में बहुत बार ऐसा आंदोलन होता है जो कि निवेदन से नहीं चलता है, स्पेशली जब छात्र रूप धारण करते हैं तो उसमें लाठी डंडे का एक सहारा लेना पड़ता है। मुझे ध्यान है 7-8 साल पहले एक आंदोलन चल रहा था, CO थे महानगर के, पूरा लाठी लेके कॉमर्स डिपार्टमेंट के पास जब दौड़ाना शुरू किया और यूको बैंक के पास भागे सारे के सारे जितने स्टूडेंट लीडर थे उसमें, तो भाग के खत्म हो गया। तो वर्तमान टालना है निवेदन के द्वारा। अगर आप जब प्रशासनिक पोस्टों पे हैं, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे डेली की मुलाकात हो रही है, वहाँ पे निवेदन के द्वारा ही तोड़ करके, ठीक है, वो 2 लोगों से हमने वार्ता कर लिया, आप जाइए दोनों से, और जो भी संभव होगा आपके हित में ही निर्णय लिया जाएगा। ये 2-4 टर्म याद रखते रहिए, जो भी चीज़ होगी आपके हित में ही निर्णय लिया जाएगा, फैसले पर पुनः विचार किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि नहीं इस तरह की चीज़ें हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। अभी तो ये ऊपर से इम्प्लीमेंटेड डिसीजन है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करूंगा। बाद में आप बोलिए भाई बहुत प्रयास किया, मान ही नहीं रहे हैं, हम क्या करें, वर्तमान तो टल गया ना।